नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं उलझे रिश्तों के धागे का 19वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का 19वां भाग शुरू करते हैं। सुबह उठ करके लेखा कॉफी लेकर के बैठी ही थी कि मोबाइल बज उठा। मोबाइल उठाया तो देखा शंकर का फोन है। वह मन ही मन सोचने लगी, कल रात को ही तो हम दोनों मिले हैं, फिर सुबह सुबह शंकर का फोन आ गया। कोई ज़रूरी बात तो नहीं है। गुड मॉर्निंग शंकर। वेरी गुड मॉर्निंग लेखा। सुबह सुबह तुम्हें फ़ोन किया, तुम बिजी तो नहीं थी? नहीं नहीं, मैं तो फ्रेश हो करके एक कप कॉफ़ी लेकर के बैठी हूँ। आपने कॉफ़ी पी कि नहीं? नहीं, सोचा पहले तुमसे बात कर लूँ, फिर आराम से पी लूँगा कॉफ़ी। कोई ज़रूरी बात है क्या? मैं आ जाऊँ क्या? आपको कॉफ़ी भी बना दूंगी और बातें भी कर लूंगी। नहीं, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आ जाना। अभी तो फ़ोन पर ही बात कर लेते हैं। ठीक है, बोलिए क्या बात है? कल रात को घर में आते ही अनुषा का फ़ोन आया था, अचानक मुंह से निकल गया। मैं थका हुआ हूँ, लंबी ड्राइव करके आ रहा हूँ। बस क्या था, उसने मुझे दबोच लिया। बोलिए भैया, कहाँ से ड्राइव करके आ रहे हैं? कहाँ गए थे? किसके साथ गए थे? आदि आदि सवाल। पीछे पड़ गई तो बताना पड़ा कि हम दोनों घूमने गए थे। सुन करके बिल्कुल खफा है। तुमने उसे बताया नहीं? मिलेगी तो पता नहीं क्या हाल करेगी तुम्हारा। सवाल पर सवाल करेगी और उसके क्या क्या सवाल होंगे हमें नहीं पता है। मैंने इतना समझाया कि हमें मौका नहीं मिला बताने का, पर मानी ही नहीं। कह रही थी 2 मिनट समय नहीं मिला मुझे बताने का। लेखा, मुझे बता नहीं सकती थी क्या? वीकेंड में आ रही है, तुम तैयार रहना उसके सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ हाँ करके शंकर जोर से हंस पड़ा। आप हंस रहे हैं और मैं तो पसीना पसीना हो रही हूँ। अनिशा के सवालों का क्या जवाब दूंगी, समझ में नहीं आ रहा है। जो सच है वही बताना, परेशान क्यों हो रही हो? एक एक बात कुरेद कुरेद करके पूछेगी। मैं सच भी कहूंगी तो भी मानेगी नहीं। उसे तो मौका मिल गया हमारी टांगें खींचने का, अब छोड़ेगी क्या? मुझे लगी रहा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। खैर, जो सच है बता दूंगी, मानना ना मानना उसका काम है। आने दो, वीकेंड में फिर देखते हैं। अभी से चिंता करके क्या फायदा? ठीक है, आने दो, फिर देखते हैं। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं। तुम आज क्या करने वाली हो? कोई किताब लेकर के बैठूंगी और क्या करूंगी। पीएचडी के टॉपिक को लेकर के कुछ डिस्कस करना था ना, उस दिन बता रही थी। फिर आ जाओ मेरे पास, दोनों मिलकर के लंच भी कर लेंगे। फिर आप परेशान होंगे मुझे लेकर के। आज आराम कर लीजिए ना, बाद में कभी आ जाऊंगी। परेशानी कैसी? आज मैं तुम्हें लंच बना करके खिलाऊंगा, देखना मैं कितना अच्छा कुक हूँ। मुझे पता है आप में सारे गुण हैं, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। बस ब्रेड आमलेट बना लेती हूँ और वही खाती हूँ। इस बार इंडिया जाऊंगी तो मम्मा से कुछ कुछ सीख करके आऊंगी। हाँ, दाल और चावल भी बना लेती हूँ, मजबूरी में सब सीखना पड़ा। कब तक बाहर अमेरिकन खाना खाता? तुम आ जाओ आज, मैं तुम्हें एक साउथ इंडियन स्टाइल का खास डिश बना करके खिलाऊंगा। एंजिला को भी। नहीं, रहने दो, बार बार उसकी बातें करना नहीं चाहता, फिर भी पता नहीं क्यों नाम जुबान पर आ जाता है। इतने सालों से रिलेशन था, धीरे धीरे यादों पर धूल की परत जम जाएगी तो भूलने लगेंगे। रेसिपी के बारे में सुन करके ही मुंह में पानी आ रहा है। आऊंगी मैं, पर थोड़ा सा समय लगेगा। 11 बजे तक आऊंगी। ओके, मैं सब रेडी करके रखूंगा, मुझे बनाते हुए देखोगी तो सीख जाओगी। इनग्रेडिएंट सब मैं बता दूंगा तुम्हें, फिर तो मजा आएगा। मैं अवश्य देखना चाहूंगी, सीखना भी चाहूंगी। इंडिया जा करके सबको बना करके खिलाऊंगी और कहूंगी कि आपने मुझे सिखाया है। मुझे कभी बना करके नहीं खिलाओगी क्या? यहाँ पर नहीं, इंडिया में जा करके। पता नहीं क्या क्या इनग्रेडिएंट्स खरीदना पड़ेगा और उसके लिए इंडिया मार्केट जाना पड़ेगा। मैं इतना सब नहीं कर सकती आपकी तरह। बिल्कुल पक्का हाउस मैन है आप। लेखा की बात सुन के जोर से हंस
पड़ा शंकर। हाउस वाइफ शब्द सुना था, अब तक डिक्शनरी में एक नया शब्द आ गया, हाउसमैन। सुपर, जस्ट सुपर। और कौन कौन सा नाम सोच के रखा है मेरे लिए, धीरे धीरे पता चलेगा, अभी तो शुरुआत है। लेखा भी खिलखिला करके हंस पड़ी। तुम्हारी बिंदास हंसी की गूंज रोम रोम में समा करके मुझे रोमांचित कर देती है। हमेशा ऐसी ही हंसी हंसते रहा करो, मुझे एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है जीवन का एक नए नजरिए से देखने के लिए। कवि महाशय, बहुत अच्छी कविता भी कर लेते हैं आप। देखो एक और नाम दे दिया ना, कवि। बहुत पसंद आया नाम। केवल बातें ही करते रहेंगे क्या, कोई काम नहीं है सुबह सुबह प्रोफेसर साहब? आजकल मैं बहुत बातें करना लगा हूँ, है ना? तुम मुझे फिर कोई नाम दे दोगी, उससे पहले रखता हूँ, आने के बाद बात करेंगे। तुम काफी पी लो। शंकर की बात सुन करके लेखा फिर जोर से हंस पड़ी और हंसी की गूंज शंकर के कानों में मधुरस घोलने लगी। शंकर चुपचाप मधुरस की मिठास का स्वाद लेने लगा। तो लेखा ने सोचा शंकर ने फोन बंद कर दिया तो उसने भी फोन बंद कर दिया। शंकर, अनुषा और लेखा तीनों स्टार बक्स में बैठे हैं, हाथ में कॉफी की कप लेकर के। तीनों थोड़ी देर चुपचाप बैठे हैं। अनुषा के चेहरे पर नाराजगी स्पष्ट दिख रही है, जिसे शंकर और लेखा ने भी देखी। नाराजगी का कारण तो दोनों को समझ में आ रहा है, मगर दोनों ही उसे छेड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अनुषा के एक बार बोलना शुरू किया तो सवालों पे सवाल करती जाएगी। सोच करके ही दोनों घबरा रहे हैं। अनुषा और कब तक यूं ही चुप बैठी रहती? वह चुप बैठने वालों में से नहीं है और चुप बैठने के लिए आई भी नहीं है। उसने बोलना शुरू किया, तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? क्या कसम खा ली है मुझसे बात ना करने की? मैं इतनी दूर से आई हूं बात करने के लिए और एक बार भी मुझसे शादी के बारे में नहीं पूछा। अनुषा की बात सुन करके लेखा ने धीरे से कहा, अनुषा सॉरी, मैं घूमने जाने की बात तुमसे शेयर नहीं कर पाई, अचानक जाना हुआ ना इसलिए। रहने दो, सफाई देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या 2 मिनट का टाइम भी नहीं मिला जो एक बार मुझे बता नहीं पाई? बता देती तो तुम दोनों को डिस्टर्ब करने आती क्या? मुझे तो खुशी होती कि तुम दोनों घूमने जा रहे हो, यह जान करके। यही तुम्हारी दोस्ती है क्या? अनुषा का गुस्सा देख करके उसे शांत करने के लिए लेखा ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज अनुषा, गुस्सा मत करो, अब की बार माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कान पकड़ती हूँ। अचानक शंकर बोल पड़ा, अनुषा एक बात बता, हमने फोन नहीं किया, हमारी गलती है मानते हैं, पर तुम फोन नहीं लगा सकती थी क्या? तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं था, फिर फोन करके क्यों नहीं बताई सारी बातें? मुझे कैसे पता चलेगा शंकर भैया तुम कहाँ पर हो? इससे क्या फर्क पड़ता है, जहां पर भी होता तुमसे बात तो कर लेता, फिर तुमने फोन क्यों नहीं किया? इतनी कहाँ बिजी हो गई थी? शंकर ने एक बार कई सवाल कर दिए। इस बार लेखा बोल पड़ी, निर्भय से बात करने में बिजी हो गई थी। असली बात क्यों नहीं बताती हो अनुषा? शादी की बात सुन करके मन में लड्डू फूट रहे हैं और दोनों खूब बात कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे शादी की। उस समय हमारी याद कहाँ आएगी जो हमें फोन करेगी? अपनी गलती तो बताती नहीं है, हमारी गलती पकड़ करके हमें बातें सुना रही है और गुस्सा भी कर रही है। तो मैं क्या करती? निर्भय फोन बंद ही नहीं करता था, देर रात तक बातें करता था, सुबह मेरी नींद खुलती ही नहीं थी, किसी तरह तैयार हो करके ऑफिस जाती थी, फिर वहीं आते ही फोन। शादी की सारी प्लानिंग उसी ने कर दी, मैं तो बस सुनती ही थी बैठे बैठे। बोलते बोलते अनुषा शर्मा गई। आग दोनों तरफ लगी है, फिर केवल निर्भय का दोष क्यों दे रही हो? लेखा हंस पड़ी। हाँ, तुम्हें तो बात अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि तुम्हारे मन में भी तो आग लग गई है। लेखा, मैं सच कह रही हूं ना, कोई आग वाग नहीं लगी है, कुछ भी बोलती हो तुम। शंकर से आंखें मिली तो लेखा थोड़ी शर्मा गई। तुम्हारी शर्म बता रही है कि कोई तो बात है। अगर आग नहीं लगी है तो दोनों छुप छुप करके क्यों गए थे घूमने? शंकर भैया तो घर से ही नहीं निकलते थे, दिन भर किताबों में डूबे रहते थे, अचानक इनको क्या हो गया? जवाब दो मेरी बातों का। अपने शंकर भैया से पूछो, वही मुझे लेकर के गए थे। अच्छा, तुम्हें जबरदस्ती उठा करके ले गए थे क्या? तुम कोई बच्ची हो क्या? मेरे शंकर भैया का दोष मत दो, दोनों ही बराबर के दोषी हो, दोनों ही तरफ आग लगी हुई है। अनुषा, कुछ भी बोलती हो, तुम्हारे मुंह में कुछ भी नहीं अटकता। अभी तो बहुत सी बातें करती है, अभी तो बहुत सी बातें करनी है तुम दोनों से, अभी शुरू ही कहाँ हुआ है? क्यों लेखा, होटल में अलग अलग रूम लिया था या? अनुषा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही शंकर बोल पड़ा, चुप हो जाओ अनुषा, बेकार में लेखा को परेशानी में क्यों डाल रही हो? मैंने लेखा से पूछा भैया,
लेखा ही जवाब देगी, उसी के मुंह से सुनना चाहती हूँ। लेखा ने शंकर की ओर देखा तो दोनों की आंखें मिल गई और उसने शर्मा करके आंखें झुका ली। शर्माने से काम नहीं चलेगा लेखा, मेरी बातों का जवाब दो। क्या अलग अलग थे या एक साथ रहने का सवाल ही नहीं उठता अनुषा। अभी हम दोनों की शादी नहीं हुई है। मेरी माँ ने जो गलती की वह गलती मैं नहीं दोहराऊंगी। एक अनमैरिड माँ बन करके बच्चे को ऐसे तपते रेगिस्तान पर नहीं छोड़ सकते जहां पर अपमान और तिरस्कार की रेत की उष्णता उसके तन मन को जला दे। ऐसी गलती करना होता तो पहले ही कर चुकी होती, क्योंकि अपमान का घाव भरने के लिए प्यार के मरहम की सदा जरूरत पड़ती है। वैसे सच कहूंगी ऐसे गलती करने जाने वाली थी, मगर मेरी माँ ने अपनी जिंदगी की सारी बातें बता करके मेरे कदम रोक दिए। तब से मुझे समझ में आया कि शादी से पहले कभी भी फिजिकल रिलेशन नहीं होना चाहिए, एक दूरी बना करके रखना चाहिए हमेशा, तभी प्यार में कशिश बनी रहती है। वैसे उस समय मैं बहुत सी परेशानियों से जूझ रही थी, इसलिए किसी का कंधा ढूंढ रही थी। अब मैं उस अंधेरी गली से निकल करके रोशनी की ओर आ गई हूँ और उम्र भी काफ़ी हो गई है, इसलिए ज़िंदगी को और अच्छे से समझने लगी हूँ। एक लड़का किसी लड़की को तभी रिस्पेक्ट करता है जब वह लड़की खुद अपना रिस्पेक्ट करती है, अदरवाइज रिस्पेक्ट कभी कोई थाली में परोस करके किसी को नहीं देता है। कहते कहते लेखा के चेहरे पर एक मायूसी छा गई। अरे लेखा, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गई। मैंने तुम्हें बिल्कुल भी गलत नहीं समझा, तुम्हें तो पता है मुझे मजाक करने की आदत है। शंकर भैया मुझे अच्छे से जानते हैं, तुम दोनों घूमने गए, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि एंजिला के जाने के बाद शंकर भैया पहली बार अपने घर से निकले और उनके चेहरे पर यह खुशी दिखाई दे रही है। हम सब चाहते हैं कि शंकर भैया खुश रहें और दोबारा जिंदगी के बारे में सोचें। हम लोगों ने बहुत कहा मगर हमारी बात नहीं सुनी। थैंक्स लेखा, तुमने मेरे शंकर भैया को बदल दिया। मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं जान करके कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, प्यार करते हो और शंकर भैया फिर से शादी के लिए सोच रहा है। अनुषा की बात सुन करके शंकर ने कहा, लेखा बहुत समझदार लड़की है, वह कभी कोई गलती नहीं करेगी, इतना मुझे विश्वास है। जिंदगी में इतना कुछ सहने के बाद भी जो लड़की आज तक सही रास्ते पर चल रही है, ऐसी लड़की के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। अनुषा वह खुद का सम्मान तो करती ही है और एक रिश्ते को सम्मान देना भी उसे आता है, पर तुम दोनों को देख करके लगता है कि कुछ तो बात हुई होगी तुम दोनों में। क्या मुझे शेयर नहीं करोगे मुझे दोस्त समझ करके? अनुषा प्रश्नवाचक निगाहों से दोनों की ओर देख रही थी। हाँ अनुषा, हम दोनों में यह बात हुई है कि अब हम दोनों मिल करके जिंदगी का बाकी सफर तय करेंगे। दो टूटे हुए दिल मिले हैं तो एक दूसरे के जख्म पर प्यार का मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। जब मैं इंडिया जाऊंगी तो मम्मा पापा से बात करूंगी, उन लोग अगर चाहेंगे कि हमारी शादी हो जाए तो हम शादी कर लेंगे, फिर पीएचडी कंप्लीट करेंगे। अनुषा की ओर देख करके लेखा ने मुस्कुरा करके कहा, इतनी बातें हो गई, वाह व्हाट ए प्रेजेंट सरप्राइज। मुझे घर जाकर के मॉम डैड से बात करनी पड़ेगी, दोनों बहुत खुश होंगे सुन करके। शायद दो शादी की तैयारी करनी पड़ेगी उनको। शंकर भैया तुमने तो कमाल कर दिया, कितने छुपे रुस्तम हो तुम, मान गए। अनुषा खिलखिला करके हंस पड़ी। नहीं अनुषा, पहले तुम दोनों की शादी होगी, मैं इस बार केवल बात करूंगी। एक साल और निकल जाने दो, हम दोनों का मेंटली प्रिपेयर होने दो, पीएचडी का एडमिशन हो जाएगा और थोड़ा काम शुरू कर दूं, उसके बाद शादी के बारे में सोचना चाहती हूं। शादी कहीं भागी थोड़ी जा रही है। हाँ मम्मी पापा चाहें तो एंगेजमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। क्यों शंकर, आप तैयार हो ना? लेखा शंकर की ओर देख करके जवाब का इंतजार करने लगी। यू आर ए गुड प्लानर, हमने खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया, तुम ही प्लान कर लो, जैसा करोगी मैं तैयार हूं। शंकर ने लेखा की ओर देख करके मीठी मुस्कान बिखेर दी। इसी को कहते हैं इश्क का पागलपन, पूरी तरह खुद को सौंप देना अपनी मासूका को। अनुषा फिर हंसने लगी। अनुषा तुमने इतनी अच्छी हिंदी कब सीखी? हिंदी के साथ साथ उर्दू भी आती है? लेखा का प्रश्न। सब मेरी मम्मा का कमाल है, उनसे ही सीखी है। लेखा बोल पड़ी, यह क्यों नहीं कहती कि निर्भय ने सिखा दी? संगत का असर है, अभी तो बहुत कुछ असर होना बाकी है।
निर्भय से सीखा तो बुरा क्या है, सीखना ही चाहिए, आखिर जिंदगी के सफर में वही तो हम सफर है, कह करके शंकर हंस पड़ा। ठीक समझे शंकर भैया, आजकल आप भी तो प्रेम डगर के राही हो, मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अनुषा फिर खिलखिला करके हंस पड़ी। तू बहुत दुष्ट है अनुषा, मैं तुमसे बातों में नहीं जीत सकता, अनुषा की बात सुन करके शंकर ने कहा। अनुषा के मन में फिर से कई प्रश्न कुलबुलाने लगे। उसने लेखा की ओर देख करके शरारती हंसी हंसते हुए पूछा, एक बात बताओ लेखा, शंकर भैया ने तुम्हें प्रपोज किया या तुमने शंकर भैया को? कैसे प्रपोज किया, गुलाब का फूल दे करके या यूं ही? अनुषा तुम फिर शुरू हो गई, तुम्हारी जुबान क्या 24 घंटे चलने वाली है क्या? कोई ब्लास्ट फार्नेस है जो रुक जाता है तो खराब हो जाता है। शंकर भैया आप तो फाइनेंस के साथ इंजीनियरिंग भी जानते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है कि स्टील प्लांट में जो ब्लास्ट फार्नेस है उसे 24 घंटे चलाना पड़ता है वरना खराब हो जाता है। कमाल का जनरल नॉलेज है आपका, सैल्यूट यू। वैसे कहाँ से पता चली आपको यह बात? अनुषा ने हंसते हंसते पूछा। यह बात तो मुझे भी पता नहीं थी अनुषा, वैसे मैं जनरल नॉलेज में बहुत पुअर हूँ। यस शंकर, बताइए आपको यह जानकारी कहाँ से मिली? शंकर की ओर देख करके लेखा जवाब का इंतजार करने लगी। मेरा एक दोस्त इंजीनियर है जो स्टील प्लांट में काम करता है, उसने एक समय मुझे बताया था। रुको रुको शंकर भैया, बातों बातों में मैं तो असली बात भूल ही गई। मैंने प्रश्न किया था लेखा से। हाँ तो बताओ लेखा, किसने पहले प्रपोज किया था, तुमने या शंकर भैया ने? अनुषा की बात सुन करके लेखा बोल पड़ी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है मैं प्रपोज करूंगी? नहीं नहीं, कभी नहीं, तुम्हारे शंकर भैया ने ही प्रपोज किया है। परंतु मैंने तो निर्भय को प्रपोज किया था, वह बेचारा तो बहुत शर्माता था, पूरा टाइम शर्माता ही रह गया। हार करके एक दिन मैंने उसे एक गुलाब का फूल दे करके कहा, आई लव यू वेरी मच। उस समय भी शर्मा रहा था, शर्माते हुए गुलाब का फूल लिया और कहा, सेम हियर। अनुषा खिलखिला करके फिर हंस पड़ी। मैं तुम्हारी तरह डेस्परेट नहीं हूँ, इसलिए मैंने कोई जल्दी नहीं की, जिसे जल्दी थी उसने कहा और मैंने दिल से एक्सेप्ट कर लिया। लेखा ने मुस्कुरा करके शंकर की ओर देखा तो शंकर भी मुस्कुरा पड़ा। पर कैसे प्रपोज किया तुमने शंकर भैया? शांति नहीं मिली अभी तक, पूरी बात जानना ही है। बड़ा भाई हूं तेरा, पर शर्म नाम का कोई चीज ही नहीं है। शर्म किस बला का नाम है? भाई के सामने कैसा शर्माना, भाई भी तो दोस्त जैसा है। बताओ ना प्लीज शंकर भैया। लेखा के माथे पर किस दे करके किया। हो गई अब शांति। लेखा की ओर देख करके शंकर थोड़ा शर्मा गया तो लेखा ने भी शर्मा करके अपनी पलकें झुका ली। अनुषा दोनों को ध्यान से देख रही थी और खुश हो रही थी। उनके बीच आंखों ही आंखों में निःशब्द प्रेम का आदान प्रदान देख करके वह मन ही मन कह उठी, बहुत सुंदर जोड़ी है, ईश्वर इस जोड़ी को बनाए रखना, अब की बार दोनों को अलग मत करना, दो टूटे हुए दिल फिर से जुड़ जाएं, दोनों खुश रहें, आपसे मेरी यही प्रार्थना है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लेखा को रिसीव करने के लिए आदित्य, जूही, निर्भय तीनों आए। एयरपोर्ट से निकल करके मुस्कुराते हुए लेखा दौड़ करके पहले पापा के गले जा लगी। वहीं पापा जिससे कभी लेखा बहुत नफरत करती थी, आज वही उसके सबसे करीब है। आदित्य ने भी अपनी बेटी पर प्यार लुटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, उसे समझ करके उसकी मन की इच्छा पूरी करने की हर संभव कोशिश की। लेखा ने जब सूर्यांश से शादी न करने का फैसला लिया था तब आदित्य ने ही सबसे पहले उसका समर्थन किया था। लेखा को पूरी छूट दी थी अपनी इच्छा से खुले आकाश में उड़ने की। लेखा के साथ जो अन्याय आदित्य ने किया था उसका प्रायश्चित उसने भरपूर किया और लेखा का मन भी जीत लिया। पापा से मिलने के बाद लेखा निर्भय से हाथ मिलाते हुए कहा, कैसे हो निर्भय? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम्हारी जर्नी अच्छी थी ना? मुझे देख करके क्या लग रहा है? खुशी छलक के बाहर आती दिख रही है, आएगी क्यों नहीं? सफर किसके साथ किया है यह भी तो देखना पड़ेगा। निर्भय लेखा को देख करके शरारती हंसी हंस रहा था। तुम आते ही शुरू हो गए निर्भय, तुम और अनुषा दोनों एक जैसे ही हो, मौका मिले तो टांग खींचने में पीछे नहीं रहते हो, खूब जमेगी दोनों में। लेखा भी निर्भय को देख करके शरारती हंसी हंसने लगी। तुम्हारा हम सफर चेन्नई के लिए निकल गए क्या? ओंठों पर उंगली रख करके धीरे से लेखा ने कहा, निर्भय
मम्मा पापा के सामने तो थोड़ी सी शर्म करो, उनको अभी कुछ भी नहीं पता है, अभी मैं बताना भी नहीं चाहती, घर जाकर के इत्मीनान से बताऊंगी, अभी तुम चुप रहो। मैंने क्या कहा? हम सफ़र कहा है, जिसके साथ तुम सफ़र करो वह हम सफ़र हुआ ना। निर्भय फिर लेखा को देख करके हंसने लगा। अभी मेरा चुप रहना ही अच्छा है, नहीं तो तुम मम्मा पापा के सामने यहीं पर सारा राज खोल दोगे, निर्भय की आंखें दिखाते हुए लेखा ने कहा। निर्भय कुछ कहने ही जा रहा था, इतने में जूही आगे बढ़ करके लेखा के पास आई और कहा, जर्नी के बारे में नहीं पूछूंगी क्योंकि निर्भय ने सब कुछ पूछ लिया है। तुम बताओ कि 1 साल बाद इंडिया आकर के कैसा लग रहा है? लेखा ने मम्मा से गले लग करके कहा, आई एम फीलिंग वेरी गुड मम्मा। अपना देश तो अपना देश है, अपने देश की माटी पर कदम रखते ही पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। दिल्ली मेरा बचपन का शहर है, मेरे रोम रोम में इसकी खुशबू बसी है। घर जाते हुए मैं उन गलियों को 1 साल बाद देखूंगी जहां मैं रोज गुजरा करती थी। लेट्स गो होम, फिर मिलकर के बैठ करके बातें करेंगे, जूही ने खुश होते हुए कहा। आदित्य ने लेखा का हाथ पकड़ करके चलते हुए पूछा, शंकर कब आएंगे? 2 दिन के बाद आएंगे पापा। मैं तो चाहती थी कि पहले दिल्ली आएं, मगर उनकी बहन रहती हैं चेन्नई में। बहन से पहले मिलना भी तो जरूरी है, बहुत साल हो गए बहन से नहीं मिले। बहन भी इंतजार कर रही है। उसने जो किया अच्छा किया, यही एक भाई का कर्तव्य भी है। 2 दिन के बाद हम मिलेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? फिर तो हमारे घर निर्भय की शादी तक रुकने वाले हैं। मिल करके खूब बातें होंगी, सोच करके भी मैं रोमांचित हो रहा हूँ। जो तुम्हारे प्रोफेसर हैं वो कैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, जानने के लिए मन बेचैन हो रहा है। कहते कहते आदित्य के चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। बीच में निर्भय बोल पड़ा, वेरी इंटेलिजेंट एंड इम्प्रेसिव पर्सनालिटी ही है, देख करके आप इम्प्रेस हो जाएंगे पापा। निर्भय और भी कुछ कहने जा रहा था मगर लेखा ने मना कर दिया, इसलिए राज को राज ही रखा। इतनी देर बाद जूही अचानक बोल पड़ी, तुम लोगों ने मुझे कुछ भी बताया नहीं। तुम लोग मुझसे हमेशा कुछ ना कुछ छुपाते हो, बड़े शैतान बच्चे हो तुम लोग। आदित्य तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया, तुम भी बच्चों से मिले हुए हो। तुम लोगों की बात सुन करके मुझे भी उनसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। निर्भय बोल पड़ा, 2 दिन के बाद मिल लेना मम्मा, खूब बातें कर लेना। अब तो निर्भय राज खोलने जा ही रहा था कि लेखा चिल्ला पड़ी, निर्भय बस करो, घर चलो, घर में बैठ करके आराम से बातें करेंगे। रास्ते में ही सारी बातें करोगे क्या? मुझे भूख सी लग रही है और जेट लैग भी हो रहा है। पहले तो मैं जा करके फ्रेश हो करके कुछ खाऊंगी, उसके बाद चैन से एक नींद लूंगी, फिर बैठ करके चाय के साथ सब बात करेंगे। आदित्य अचानक बोल पड़ा, हाँ लेखा ठीक कह रही है, इतनी लंबी जर्नी करके आई है, उसके बारे में भी तो सोचो। चलो जल्दी से घर, उसे आराम की जरूरत है। पापा सबसे ज्यादा मेरा दुख और तकलीफ आप ही समझते हैं। लेखा ने पापा का हाथ कस करके पकड़ते हुए कहा। बिल्कुल पापा की बेटी, जूही ने हंसते हुए कहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मा, पापा की बेटी नहीं, पापा की लाडली बेटी, हंसते हुए निर्भय ने कहा। सुबह सुबह फ्रेश हो करके निर्भय और लेखा ड्राइंग हॉल में बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। लेखा का मन पेपर पढ़ने में नहीं लग रहा, वह अपने मन से पूछने लगी, कैसे मम्मा पापा से हम दोनों की बातें शुरू करूं? मैं तो अमेरिका गई थी अपना निशे ढूंढने के लिए, खुद को समझने के लिए। शादी तो मेरा निशे नहीं है, शादी के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है जिसे मुझे ढूंढना है। और एकदम से कैसे कहूं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करने के लिए तैयार हैं। मानती हूं कि शादी करना भी बहुत जरूरी है, हालांकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, फिर भी शंकर के बारे में बात तो करनी पड़ेगी। अमेरिका में जाते ही शंकर मुझे पसंद कर लेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सूर्यांश से रिश्ता टूटने के बाद मैं खुद को समय देना चाहती थी, मगर समय को क्या मंजूर है हमें खुद पता नहीं रहता। मम्मा तो सीधा सवाल करेंगी, क्या तू इसलिए अमेरिका गई थी सूर्यांश से रिश्ता तोड़ करके? क्योंकि मम्मा तो कभी खुश थी ही नहीं, क्योंकि मैंने सूर्यांश से रिश्ता तोड़ दिया। निर्भय तिरछी नजर से देख रहा था। लेखा पेपर नहीं पढ़ रही है बल्कि कुछ सोचे जा रही है। लेखा के माथे की सिकने बता रही हैं कि कुछ बात को लेकर के वह बहुत टेंशन में है। बहुत देर से निर्भय भी सूर्यांश के बारे में लेखा को बताना चाह रहा है, मगर यह सोच करके नहीं बता रहा है कि आते ही सूर्यांश के बारे में बातें छेड़ूं तो लेखा को शायद अच्छा नहीं लगेगा। लेखा को परेशान देख करके निर्भय पूछ ही बैठा, क्या बात है लेखा?
लेखा, क्या सोच रही हो? किस बात का टेंशन है? तुम्हें मालूम है लेखा, सूर्यांश ने शादी कर ली। सूर्यांश की बात सुनकर के लेखा ने सपाट सा जवाब दिया, सूर्यांश की किसी भी बात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम कह रहे हो तो जानना चाहूंगी कि किससे शादी हुई। जरूर कोई अमीरजादी होगी। हाँ, मुंबई का बहुत बड़ा बिजनेसमैन प्रकाश हीरानंदानी का नाम तो तुमने सुना ही होगा। उन्हीं की बेटी से हुई है। शादी में मुझे बुलाया था, इसलिए मैं गया था। अच्छी लड़की है, खूबसूरत भी है और हंसमुख भी है। बहुत अच्छी बात है जान करके मुझे भी खुशी हुई कि आखिर सूर्यांश ने अपनी जिंदगी को नए ढंग से जीने का सोचा। अपने घर के लायक बहू लेकर के आया। अपनी पसंद से की है या मम्मी पापा की पसंद से? अपनी पसंद से, और कर कह सकते हो कि मम्मी पापा की भी पसंद है। दोनों एक साथ लॉस एंजल्स में एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहीं से दोनों की जान पहचान हुई है। सूर्यांश कभी मिले तो मेरी ओर से उसे बधाई दे देना नई जिंदगी के लिए। मैं दिल से प्रार्थना करूंगी कि दोनों सुखी जीवन बिताएं। कहते कहते लेखा की आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई, जिसे निर्भय ने देखा। निर्भय को पता है लेखा के दिल में एक हुक सी उठी, जो उसकी आंखों में स्पष्ट नजर आ रही है। भले ही लेखा सूर्यांश को लेकर के दुखी नहीं होगी, मगर कितना अपमान किया था उसका, उस बात को तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। लेखा का ध्यान बांटने के लिए निर्भय ने कहा, तुम चाहती हो तो जा करके मिल सकती हो, मैं ले चलूंगा तुम्हें। सूर्यांश से तुम्हारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, तुम उसे दोस्त भी मान सकती हो। नहीं बाबा, फिर उसके घर वाले कुछ तीखी बातों का बाण छोड़ देंगे मुझे घायल करने के लिए। मैं दूर से ही ठीक हूं। रहा सवाल दोस्ती का, तो दोस्ती बनाने के लिए दुनिया में लोगों की कमी है क्या? ठीक है, तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। सूर्यांश से मुलाकात होगी तो तुम्हारी बात उस तक पहुंचा दूंगा। निर्भय, अभी मम्मा चाय लेकर के आने वाली हैं और पापा भी आने वाले हैं। उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेखा ने सूर्यांश का टॉपिक यहीं पर खत्म करने का सोचा। क्या कहना है? मम्मा पापा के सामने मैं शंकर की बात कैसे निकालूं? कैसे कहूं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? पापा तो फिर भी कुछ नहीं कहेंगे, मगर मम्मी मुझसे बातें सुनाने में पीछे नहीं रहेंगी। तुम कौन से जमाने की लड़की हो? आधुनिक लड़की हो, बिंदास और बेखौफ कहो। बहुत उम्र हो गई है तुम्हारी और तुम तो पापा से बहुत ओपन हो, फिर किस बात की झिझक? रहा सवाल मम्मी का, तो मम्मी को मैं समझाने के लिए बैठा हूं, तुम चिंता मत करो। मैं तो अमेरिका गई थी समय मांग करके और कहा था मैं अपना निशे ढूंढने जा रही हूं, खुद को समझने के लिए जा रही हूं, मगर इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। उनसे कैसे कहूं? जो भी हुआ है तुमने अपने आप को समझा तभी तो हुआ। क्या इसे खुद को ढूंढना नहीं कहते हैं? क्या इसे निशे ढूंढना नहीं कहते हैं? क्या बात कर रही हो लेखा? क्यों इतनी डिलेमा में हो? तुमने खुद को समझा, खुद को ढूंढा, तभी तो वहां पर पीएचडी करने का सोचा, शंकर को पसंद कर लिया। यह भी तो एक निशे ढूंढना ही हुआ। तुम्हारे जीवन का शायद यही निशे हैं। फिर भी निर्भय, सब कुछ तुम ही उनसे कहना, मैं नहीं कह पाऊंगी। अच्छा बाबा, शुरू तुम करना, फिर सारी बातें मैं बता दूंगा। अब तो खुश हो ना? अब चेहरे की उदासी हटाओ और मुस्कुराओ। 1 साल के बाद घर आई हो और चेहरे पर उदासी, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम अपने भाई की शादी में आई हो, खूब मस्ती करो, खूब एंजॉय करो। शंकर भी साथ में है, इसलिए खुश रहो। शंकर से मिलकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि वह तुम्हारे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। काफ़ी डेप्थ है उनमें। जितने इंटेलिजेंट हैं उतने ही गुड लुकिंग हैं। बिजनेस परफेक्ट जोड़ी बनेगी तो दोनों की। मैं तो बहुत खुश हूँ तुमने यह कदम उठाया। जिंदगी के सफ़र में अकेली कब तक चलती रहती, वो भी बाहर अमेरिका में। अब अच्छा हुआ ना, दोनों का साथ है। एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकते हो, एक दूसरों के सुख दुख के साथ रह सकते हो। वो बेचारे भी तो बहुत उदास थे और डिप्रेशन में चले गए थे। देखो आजकल तुम्हें पा करके कितने खुश रहते हैं। पहली बार मिला हूँ, मगर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय से उन्हें जानता हूँ। एक बात बताना निर्भय, क्या अनुषा खुश है इस रिश्ते से? क्यों, अनुषा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? उसे देख करके नहीं लग रहा था कि वह खुश है? बताओ। बताया है, मगर तुमसे जितनी बातें होती हैं उतनी
तो उससे नहीं हुई, इसलिए पूछ रही हूँ। अनुषा बहुत खुश है, मगर क्या निर्भय, तुम बोलते बोलते क्यों रुक गए? अनुषा को लगता है कि उसका भाई उससे दूर हो गया। पहले दोनों फ्रेंड की तरह थे और आजकल शंकर तुम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए उसे थोड़ा सा बुरा लगा। उसको लगता है उसका भाई बहुत बदल गया। निर्भय की बात सुनकर के लेखा सोच की गली में विचरण करने लगी। तभी अनुषा मुझसे इतने सवाल जवाब कर रही थी। हम घूमने कहाँ गए थे, बिना बोले क्यों गए थे, दोनों एक साथ एक कमरे में थे कि नहीं? अनुषा को बेशर्मी के साथ इतनी बातें नहीं पूछनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल शंकर उसका बड़ा भाई है, कोई चढ़ी बढ़ी तो नहीं है। तो इसके पीछे उसकी जलन की भावना काम कर रही थी। थोड़ा बहुत मुझे अजीब लगा, मगर बात इस हद तक गई तो मुझे पता नहीं था। फिर क्या सोच रही हो लेखा? अनुषा की बात को इतना सीरियसली मत लो। अनुषा में यह भावना मैंने थोड़ी सी रीड की और महसूस की, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शंकर में आए बदलाव को देख करके अनुषा को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि शंकर तो डिप्रेशन में चले गए थे एंजेला से अलग होने के बाद। अनुषा की बात छोड़ो, उसमें अभी बचपना है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। तुम दोनों को खुश देख करके उसे अच्छा लगेगा। वैसे अंकल आंटी तो तुम दोनों को एक साथ देख करके बहुत खुश हैं, फिर किस बात के लिए तुम इतना सोच रही हो? अनुषा जैसा सोचती है मैं भी सोच सकती हूँ निर्भय। तुम दोनों भी तो एक दूसरे को बहुत चाहते हो। आजकल तुम्हारी भी तो उससे बातें ज्यादा होती हैं, मगर मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं तो तुम दोनों को देख करके बहुत खुश हूं। मैं तो चाहती थी तुम दोनों की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए और दोनों एक साथ रहने लग जाओ, क्योंकि मैंने अनुषा को अमेरिका में परेशान होते हुए देखा है, तुम्हें बहुत मिस करते हुए देखा है। तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना अनुषा को समझाने के लिए। यह बातें समझाने से नहीं आती निर्भय। अनुषा अब काफी मैच्योर है, उसे इस तरह की बचकानी बातें शोभा नहीं देती हैं। तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तुमसे हमेशा खुल करके बातें करती हूँ, आज भी कर रही हूँ। भविष्य में हमारे रिश्ते में कोई दरार ना पड़ जाए। मैं एक ब्रोकन फैमिली की लड़की हूँ। बचपन में मैंने टूटते हुए रिश्तों को बहुत देखा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई भी ऐसी बात हो जिससे रिश्ते में खटास आए। मेरी मम्मा तुम सबको लेकर के खुश रहें, यही चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत दुख देखा है। अरे वो मेरी मम्मा ज्यादा हैं, तुम्हारी कम है, तुम्हारे तो पापा हैं। मैं अपनी मम्मा का पूरा ध्यान रखूंगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो लेखा। मम्मा का मैं कोई भी दुख होने नहीं दूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं निर्भय, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम तो मुझसे भी ज्यादा मम्मा का ध्यान रखते हो। बस यूं ही मन में आया तो कह दिया, अदरवाइज मत लेना। मैं बस तुम लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। निर्भय की ओर देख करके लेखा मुस्कुरा पड़े। निर्भय ने भी मुस्कुरा करके कहा, मम्मा पापा से क्या बात करना है, मुझ पर छोड़ दो और तुम खुश रहो, ऐसी ही मुस्कुराती रहो। मम्मा चाय लेकर के आ रही हैं, उनके कदम की आहट सुनाई दे रही। हाथ में चाय की ट्रे लेकर के ड्राइंग हॉल में प्रवेश करते हुए जूही ने पूछा, निर्भय तुम्हारे पापा अभी तक फ्रेश नहीं हुए क्या? नींद से उठे कि नहीं देखा तुमने? उनको बुला करके लाओ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। तुम दोनों भी चाय पियो, न्यूज़पेपर से ध्यान हटाओ और चाय पर ध्यान दो। देखो लेखा, आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से ही तुम्हारे मनपसंद बैगन के पकौड़े बनाए हैं। तुम्हें चाय के साथ बैगन के पकौड़े अच्छे लगते हैं ना? मम्मा सुबह सुबह बैगन के पकौड़े तो मैं शाम की चाय के साथ खाती। अभी इतना सब खाऊंगी तो नाश्ता कैसे करूंगी? वैसे भी अमेरिका जा करके ये सब चीजें खाने की एकदम आदत छूट गई। इंडिया आते ही खा लूंगी तो पेट में कुछ होगा तो नहीं? लेखा ने शिकायत के लहजे में कहा। ड्राइंग हॉल में एंटर करते करते आदित्य ने लेखा की बात सुनी तो लेखा से कहा, कुछ नहीं होगा खाने से, अभी तुम यंग हो, हाजमा इतना भी कमजोर नहीं है कि पेट खराब हो जाएगा। 1 साल के बाद तुम घर आ रही हो बेटा। तुम्हारी मम्मा इतनी खुश हैं कि शाम की चाय तक इंतजार नहीं कर पाई, इसलिए सुबह सुबह ही बैगन के पकौड़े बना लिए। मम्मा ने इतना मन से बनाया है तो आओ हम सब मिल करके खाते हैं। नाश्ता थोड़ी देर से कर लेंगे, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। तुम कह रही थी ना कि कुछ खास बात करनी है हम दोनों से, अब बोलो क्या बात करनी है? बैठते हुए आदित्य ने कहा। पापा की बात सुन करके लेखा ने धीरे धीरे कहा, हाँ पापा बात तो करनी है, बहुत जरूरी बात है। पहले पकौड़े खा करके देखो और मम्मा को बताओ कैसे बने हैं। देखो मम्मा तुम्हारी ओर देख रही है, यह आशा लगाए कि तुम खाओगी और अप्रिशिएट करोगी,
है ना जूही? जूही की ओर देख करके आदित्य मुस्कुराने लगा। मैं तारीफ सुनने के लिए लेखा की ओर नहीं देख रही हूँ, मैं तो इसलिए देख रही हूं ताकि लेखा पकौड़े खाए और उसे खाते हुए देखूं। 1 साल हो गया मेरे हाथ की बनी कोई भी डिश नहीं खाई, प्यार भरी आंखों से देखते हुए जूही ने कहा। सभी अपनी बातें करने में व्यस्त थे, मगर पकौड़े देखे तो निर्भय के मुंह में पानी आ गया। निर्भय ने एक पकौड़ा उठा लिया और खा करके देखा, बहुत टेस्टी हैं, तो उससे रहा नहीं गया। झट से बोला, मम्मा बैगन के पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं, पहले भी मैंने खाए हैं मगर आज कुछ ज्यादा ही टेस्टी हैं। आज शायद आपने इस पर सारा प्यार उड़ेल दिया। आदित्य ने भी एक पकौड़ा उठा लिया और खा करके कहा, सच कहा निर्भय ने, आज सही में बहुत टेस्टी बने हैं, सचमुच तुमने सारा प्यार उड़ेल दिया है क्या जूही? आदित्य की बात सुनकर के जूही ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ बच्चों का मन पसंद कुछ बनाती है तो सारा प्यार उड़ेल देती है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत मन से बनाए हैं मैंने, इसलिए शायद अच्छे बने हैं। लेखा बेटा तुम भी खा करके देखो। लेखा अब तक दोनों की बातें सुन रही थी, इसलिए पकौड़े खाना ही भूल गई। एक पकौड़ा उठा करके खा करके कहा, सचमुच मम्मा आपने बहुत मन से और प्यार से बनाए हैं, इसलिए तो इतने टेस्टी हैं। अब चाय पी करके देखती हूँ चाय कितनी टेस्टी है। चाय में एक चुस्की लगा करके लेखा अचानक बोल पड़ी, वाह कितनी टेस्टी चाय है, 1 साल के बाद पी रही हूँ। अब तक तो बस कॉफी कॉफी और कॉफी पीती रही, जहाँ जाऊँ वहीं कॉफी। इंडिया की चाय की टेस्ट ही कुछ अलग है। अमेरिकन तो दूध वाली चाय पीते ही नहीं हैं, उनको बस ब्लैक कॉफी में इश्क मोहब्बत है, और मुझे ब्लैक कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तो लगभग चाय कॉफी पीना ही छोड़ दिया। कॉफी कभी कभी मूड फ्रेश करने के लिए कॉफी पी लेती हूँ, क्योंकि कॉफी बनाना आसान है। दूध गर्म करो और कॉफी पाउडर मिला दो, बस बन गई कॉफी। चाय बनाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बिना अदरक की चाय में टेस्ट नहीं आता है। चाय में चुस्की लेते हुए आदित्य ने पूछा, तुम क्या बात कहने वाली थी लेखा हम लोगों से? अभी हम सब फुर्सत में बैठे हैं, पहले तुम्हारी बात सुन लेते हैं, फिर अमेरिका के बारे में, तुम्हारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, तुम्हारी पीएचडी के बारे में खुल करके बात करेंगे। पापा की बात सुन करके लेखा थोड़ी देर चुप हो गई, फिर हिचकिचाते हुए बोलने लगी, पापा शंकर के बारे में कुछ? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? जूही ने पूछा। अचानक निर्भय बोल पड़ा, मैं बताता हूँ। लेखा बताने में हिचकिचा रही है। ऐसी क्या बात है जो बताने में हिचकिचा रही है? जूही अचानक बोल खड़ी, मम्मा बात ही ऐसी है, आप सुनोगी तो आप भी उछल पड़ोगी। अधीर हो करके आदित्य बोल पड़ा, इतनी पहेलियां मत बुझाओ निर्भय, जो भी बात है बेफिक्र हो करके बोल दे। निर्भय ने मुस्कुरा करके लेखा की ओर देखा तो लेखा ने बोलने का इशारा किया, तो निर्भय ने बोलना शुरू किया, मम्मा पापा शंकर केवल लेखा के प्रोफेसर नहीं है। जूही अचानक बोल पड़ी, प्रोफेसर नहीं है तो क्या है? आदित्य ने जूही को टोका। जूही थोड़ी देर चुप हो जाओ, निर्भय को बोलने दो, बात पूरी होने दो। बात पूरी होने देती बीच में बोल पड़ती हो, फिर बात कैसे पूरी होगी? निर्भय तुम बोलो। शंकर और लेखा एक दूसरे को पसंद करते हैं एज ए लाइफ पार्टनर। हम तो शंकर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बिना जाने दोनों की शादी कैसे हो सकती है? चिंतित होकर के जूही बोल पड़ी। इस बार लेखा चुप नहीं रह सकी, मम्मा की बातों का जवाब दिया, तुम नहीं जानती हो मम्मा, लेकिन मैं जानती हूँ शंकर को। 1 साल से मैं उन्हें देख रही हूँ, वे एक खुली किताब की तरह हैं, अपने बारे में कुछ भी नहीं छुपाते। मेरा जानना काफी नहीं है क्या? मम्मा की बातों का जवाब निर्भय ने भी दिया, मम्मा ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड काइंड हार्टेड पर्सन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना भी बहुत बड़ी बात है। देखने में तो हैंडसम है ही, जब आप देखोगी तो खुद बिल्कुल खामोश हो जाओगी। पॉजिटिव एनर्जी निकलती है उनसे, वो औरों की जल्दी ही अपनी ओर खींच लेती है। मैं भी जब पहली बार मिला था तो इसी तरह पहली नजर में इम्प्रेस्ड हो गया था। बात तो बाद में हुई थी और बात करके पता चला कि उनमें बहुत गहराई है। इतनी देर चुप हो करके आदित्य सारी बातें सुन रहा था। निर्भय की बात सुन करके आदित्य ने अपनी राय दी, मेरी लेखा ने अगर किसी को पसंद किया है तो डेफिनेटली वह पर्सन बहुत ही अच्छा होगा। वैसे भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है वो कोई ऐसे वैसे इंसान तो नहीं हो सकते, जरूर मेरी लेखा से बहुत प्यार करते होंगे, तभी तो लेखा ने पसंद किया है। और जहां तक लेखा को देख करके मुझे
मुझे लग रहा है लेखा भी बहुत पसंद करती है, मेरा मतलब प्यार करती है। आई थिंक ही इज ए राइट चॉइस फॉर ए लाइफ पार्टनर। आदित्य की बात पर जूही फिर बोल पड़ी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इसका मतलब उम्र भी ज्यादा होगी। दोनों के बीच में उम्र का फासला ज्यादा होगा। निर्भय कितनी उम्र होगी उनकी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। आई थिंक 30 प्लस में। जूही फिर बोल पड़ी, इम्पॉसिबल, 30 प्लस में कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता है। अगर कोई पीएचडी जल्दी भी कर ले तो भी इकोनॉमिक्स में पीएचडी करते करते कम से कम 32 की उम्र हो जाती है। आदित्य मैं सही कह रही हूं ना? उम्र से क्या होता है जूही, अगर थोड़ा सा उम्र का फासला ज्यादा भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है। सबसे अहमियत बात तो यह है कि इंसान कैसा है, सोच कैसी है। अगर लेखा और उनकी सोच मैच करती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आखिर जिंदगी तो उनको जीना है, तुम अपनी सोच उन पर क्यों थोप रही हो। सही उम्र मैं बताती हूँ पापा, शंकर 37 के हैं और मैं 26 की। दोनों के बीच में फासला 11 साल का है, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शंकर और हमारे विचार बहुत मैच करते हैं। मुझे एज ए पर्सन शंकर बहुत पसंद है। 2 दिन के बाद शंकर आने वाले हैं, फिर आप लोग देख लेना और बात कर लेना, फिर अपनी राय देना। मम्मा खास करके आपको बता रही हूँ, आप मेरी पसंद के बीच में मत आओ। पहले भी मैं कई बार कह चुकी हूँ कि मैं आपके विचार के हिसाब से नहीं चलने वाली। आपने कहा था सूर्यांश से शादी करने के लिए, मगर आपने कभी सोचा है कि उस घर में जा करके मुझे क्या मिलता सिवाय अपमान के। आपको अपमान सहने की आदत होगी लेकिन मुझे नहीं है। जितनी सहनी थी सह ली, अब और कुछ भी सहने को तैयार नहीं हूँ। मैं शंकर मुझे रिस्पेक्ट करते हैं और मैं शंकर को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। 2 प्यार करने वालों के बीच में रिस्पेक्ट ब्रिज का काम करता है। अगर दोनों के मन में रिस्पेक्ट नहीं है तो वह प्यार खोखला है और ज्यादा दिन तक टिकता भी नहीं है। मैं मैच्योर हो गई हूँ, इसलिए अब मुझे बच्ची समझ करके अपनी राय थोपने की कोशिश मत करना। बार बार आप मुझ पर विचार थोपने की कोशिश करोगी और बार बार आपको अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि मेरी जिंदगी का फैसला मुझे करने देना। आपने भी तो अपनी जिंदगी का फैसला खुद लिया था। हाँ, एक बात और बता देती हूँ, किसी तरह शंकर से मेरी बातें करके उनको अपमानित करने की कोशिश करोगी तो अब की बार मैं अमेरिका चली गई तो कभी वापस नहीं आऊंगी। लेखा की बात सुनकर के आदित्य आहत हो उठा और जूही को डांटते हुए कहा, लेखा और उसके फैसले के बीच में इसके बाद तुम कभी नहीं बोलोगी जूही। लेखा को जो करना है उसके साथ मैं हूँ। मेरी बेटी के जीवन का फैसला वह खुद लेगी और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तुम्हारी पसंद तुम अपने पास रखो, आगे से उसे कुछ कह करके दुख देने की बिल्कुल कोशिश मत करना। हाँ, खास करके शंकर के सामने इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करना। तुमसे मैं यह उम्मीद नहीं करता हूँ जूही, क्योंकि तुम एक पढ़ी लिखी आधुनिक महिला हो। तुम्हारी सोच लेखा पर मत थोपो। सही कहा लेखा ने, तुमने अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही लिया था तो उसे लेने का हक क्यों नहीं है। इस बार निर्भय भी चुप नहीं रह सका। मम्मा को समझाते हुए कहा, मम्मा 11 साल की उम्र का फासला कोई ज्यादा फासला नहीं है। एक बार आप शंकर को देखोगी तो खुद ही इम्प्रेस्ड हो जाओगी। ही इज वेरी अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट। किसी इंसान को देखे बिना कोई राय मत दो मम्मा। लेखा को दुखी मत करो, वैसे भी उसका टूटा हुआ दिल जुड़ने लगा है, फिर उसे मत तोड़ो। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। लेखा उनके अंडर में सक्सेसफुली पीएचडी कर पाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। वैसे भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी में मौका मिलना बहुत मुश्किल काम है। लेखा को शंकर के अंडर पीएचडी करने का मौका मिला तो हमें प्राउड होना चाहिए। शंकर ने यह मौका लेखा को दिया तो हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। आदित्य और निर्भय की बात सुनकर के जूही के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने चेहरे पर मायूसी लेकर के कहा, मैं लेखा की माँ हूँ, इसलिए उसकी भलाई के लिए ही कह रही थी। एक बार उसको धोखा मिला, दोबारा ना मिले, मेरे मन में यही डर है। जूही की बात सुनकर के लेखा बोल पड़ी, फिर तो हम जीवन भर डरते ही रह जाएंगे मम्मा। जरूरी तो नहीं है एक बार धोखा मिला तो दोबारा धोखा मिलेगा। एक बार मिला था क्योंकि तब मेरा बचपना था, अब बचपना नहीं रहा। दोनों ही काफी मैच्योर हैं। हमने सोच समझ करके ही फैसला लिया है। मैं आपको कभी भी रूडली जवाब देना नहीं चाहती, मगर आप बात ही ऐसी करती हो कि मजबूरन बोलना पड़ता है। इस तरह कब तक डरती रहोगी? डर डर करके पूरी जिंदगी बिता दोगी क्या? अब तो हम सब एक साथ हैं, फिर किस बात का डर? पापा हैं सब कुछ देखने के लिए, इसलिए तो मैं कोई भी चिंता नहीं करती। पापा की ओर देख
देख करके लेखा मुस्कुरा पड़ी तो आदित्य ने भी मुस्कुरा करके कहा, ये हुई ना बात मेरी बेटी जैसी, इसलिए तो मुझे अपनी बेटी पर गर्व होता है। तुम हमेशा ऐसे ही रहा करो बेटा, निडर। मुझे पता है तुम निडर हो, निडर नहीं होती तो बचपन से अब तक तुमने जो भी सामना किया है वह कोई डरपोक लड़की नहीं कर सकती थी। तुमने जो कुछ भी सहा है वह तुम्हारी माँ समझ नहीं सकती। समझ सकती हैं अगर कोशिश करेंगी तो, मगर लगता है कोशिश ही नहीं करती हैं। जूही का उदास चेहरा देख करके लेखा ने कहा, रहने दो पापा, मम्मा को कुछ मत बोलो। मम्मा तो चुप हो गई और कुछ नहीं बोलेंगी। आदित्य ने अपनी बातें बदल दी और लेखा से पूछा, शंकर के मामा मामी अर्थात अनुषा के मम्मी पापा को तो तुम दोनों के बारे में पता है ना बेटा? वे दोनों तो एक पांव पे खड़े हैं पापा। जब हम दोनों उनके घर गए थे तो हमें अकेले में बात करने के लिए भी मौका दिया था उन लोगों ने। उनका बस चले तो 2 दिन में ही हमारी शादी करा दें। वे लोग शंकर को खुश देखना चाहते हैं और मुझे भी बहुत पसंद करते हैं। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। निर्भय की शादी में जब आएंगे तो उनसे खुल करके बातें करेंगे और तुम दोनों की शादी की डेट भी फिक्स कर देंगे। तुम क्या कहते हो निर्भय? निर्भय की ओर देख करके आदित्य ने पूछा। जैसा आप चाहें और लेखा चाहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा। अचानक लेखा बोल पड़ी, मुझे प्रॉब्लम है पापा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शादी के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैंने अभी अभी पीएचडी शुरू किया है, कुछ काम कंप्लीट करना चाहती हूँ, उसके बाद शादी के लिए सोचना चाहती हूँ। पापा थोड़ा सा समय दो मुझे। इसके लिए शंकर तैयार है क्या? शंकर भी यही चाहते हैं पापा। फिर तुम दोनों को एंगेजमेंट तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई ऐतराज नहीं है ना? हाँ, आप चाहें तो निर्भय की शादी के बाद एंगेजमेंट की रस्म पूरी कर देना, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शंकर भी उसके लिए तैयार हैं। लेखा ने अपनी इच्छा बता दी। जूही की ओर देख करके आदित्य ने मुस्कुरा करके कहा, जूही तुम्हारे कंधे पर डबल बोझ है। निर्भय की शादी के बाद लेखा और शंकर की एंगेजमेंट संभाल लोगी ना? सब कुछ मुझे अकेले थोड़ी करना है, आप भी तो साथ में हैं। निर्भय भी है और मेरी अनुषा भी तो हमारी फैमिली का मेंबर हो जाएगी। अपनी ननद की शादी में उसी को तो सबसे ज्यादा रोल निभाना है और मैं तो माँ हूँ, माँ को तो जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी, चाहे कितना ही बोझ हो। हंस के उठा लूंगी, चिंता मत करो। बहुत देर के बाद जूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिल उठी। लेखा की ओर देख करके निर्भय ने शरारत भरी हंसी हंसते हुए कहा, जैसे मम्मा ने मेरी लगाम कस दी वैसे ही तुम्हारी भी कसने जा रही हैं। अब ज्यादा इधर उधर बेलगाम नहीं भाग सकती। चुप हो जा शैतान का नाना, जब देखो तब मेरे पीछे पड़ा रहता है। मैं कहाँ इधर उधर भागती हूँ, भागता तो तू है। हाथ में न्यूज़पेपर उठा करके लेखा निर्भय को मारने के लिए उठी तो जोर जोर से हंसता हुआ निर्भय दौड़ करके बाहर निकल गया। लेखा निर्भय के पीछे पीछे उसे मारने के लिए भाग रही थी। भले ही दोनों आज भाई बहन बन गए मगर हैं तो दोनों बचपन के दोस्त। लड़ाई झगड़ा बांसबाजी रूठना मनाना दोनों के बीच में सब कुछ चलता रहा। इसी से तो दोनों के बीच में प्यार का बंधन और मजबूत हुआ। इन दोनों के कारण घर में भी हमेशा रौनक बनी रहती है। हालांकि लेखा के जाने के बाद निर्भय थोड़ा गंभीर हो गया और अपने काम के प्रति ज्यादा समर्पित हो गया, क्योंकि लड़ने झगड़ने वाली तो घर में है ही नहीं। लेखा के घर में आते ही फिर दोनों में पुरानी बात शुरू हो गई। घर फिर से खुशियों की रौनक से जगमगाने लगा। दोनों को देख करके आदित्य और जूही भी जोर से हंस पड़े। आज चोपड़ा बिला में चारों ओर केवल हंसी और खुशी की आवाज गूंज रही है। 2 दिन लेखा खाती रही और सोती रही, फिर भी उसका जेट लैग पूरी तरह नहीं गया। 2 दिन कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। आज शंकर के आने का दिन है, इसलिए सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके सज धज करके तैयार हो गई। आज घर के सब लोग खुश हैं क्योंकि शंकर से मिलने का मौका जो मिलेगा सबको। सब लोग उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाने के लिए तैयार हो गए। सुबह सुबह उठ करके जूही ने शंकर के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करके रखा है। शंकर को ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद है लेखा से पूछ लिया था। 9:30 बजे फ्लाइट लैंड करेगी। घर आते आते 11 तो बज ही जाएंगे। आने के बाद नाश्ता सभी के साथ बैठ करके बात करते करते खाएंगे, यही सबकी इच्छा है। इसलिए सब सुबह केवल चाय और बिस्किट से संतुष्ट हो लिए। आदित्य तो सुबह से ही तैयार होकर के ड्राइंग हॉल में बैठ करके न्यूज़पेपर देख रहा था। लेखा नहीं दिख रही थी, इसलिए उसने आवाज लगाई, लेखा कहाँ हो तुम? तैयार हो कि नहीं? 8 बज रहा है, अभी हमें निकलना चाहिए। दिल्ली की ट्रैफिक तो तुम जानती ही हो, जाने में कम से कम आधा घंटा पौन घंटा लग जाएगा। थोड़ी देर पहले ही जाना चाहिए,
आइए ताकि हम लेट ना हो जाएं और शंकर हमारे लिए वेट ना करे। दौड़ते हुए लेखा आई और मुस्कुराते हुए कहा, पापा आई एम रेडी। इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? लेखा को देखा तो आदित्य देखता रह गया, उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। पिंक कलर की ड्रेस के साथ उसने ब्लैक कलर की हाई हील पहन रखी थी। क्या हुआ पापा, क्या देख रहे हो? बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? शंकर आज आने वाला है, इस खुशी में लेखा इतने अच्छे से तैयार हुई। देख करके आदित्य मुस्कुरा पड़ा और मुस्कुरा करके कहा, लुकिंग ब्यूटीफुल माई डार्लिंग, तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो और आज तो क्या बताऊं किसी की नजर ना लग जाए। लेखा दौड़ करके पापा के गले लग गई और कहा, थैंक यू वेरी मच पापा, यू आर द बेस्ट पापा। लेखा के माथे पर एक स्नेह चिन्ह अंकित करते हुए आदित्य ने कहा, थैंक यू बेटा, यू ऑलवेज वेलकम। फिर इधर उधर नजर दौड़ाते हुए आदित्य ने कहा, ये माँ और बेटे कहाँ रह गए दोनों? अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? जूही, निर्भय कहाँ हो तुम लोग? अरे भाई जल्दी से चलो नहीं तो लेट हो जाओगे। पापा मैं तो यहाँ हूँ, मुझे ढूंढ रहे थे क्या? मुझे देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। अभी आपने लेखा को ब्यूटीफुल कहा तो मुझे भी हैंडसम कहना पापा। निर्भय लेखा की ओर देख करके शरारती मुस्कान बिखेर रहा था। देखा पापा, सुबह सुबह फिर मेरे पीछे पड़ गया। इसे ना आप कभी कुछ नहीं कहते, मम्मी कहने नहीं देती, इसलिए आजकल ज्यादा ही बिगड़ गया है। मादा लाडला बिगड़ गया। रुक जा, आने दे अनुषा को, फिर तेरी लगाम कस के रखेगी। आदित्य दोनों की लड़ाई देख करके जोर जोर से हंस पड़ा। हंसते हुए कहा, तू भी बहुत हैंडसम लग रहा है। हैंडसम पापा का बेटा हैंडसम ही लगेगा और क्या लगेगा। पापा आपने मेरे बहाने खुद की तारीफ कर ली। दिस इज नॉट फेयर। आपकी तारीफ करनी है तो मम्मा करेंगी, आप खुद क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे हो? पापा को भी छेड़ दिया निर्भय ने। ड्राइंग हॉल में प्रवेश करते करते जूही ने कहा, कौन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहा है निर्भय? मम्मा और कौन? आपके हस्बैंड। क्यों, क्या कहा तुम्हारे पापा ने? मुझे कहा मैं हैंडसम पापा का हैंडसम बेटा हूँ। हुई ना अपने मुंह अपनी तारीफ। निर्भय तो मेरा बेटा है इसलिए हैंडसम है, ब्यूटीफुल माँ का हैंडसम बेटा। आदित्य की ओर देख करके जूही हंस पड़ी तो आदित्य ने भी बड़े आशिकाना अंदाज में जूही को देखा और जूही शर्मा गई। मम्मा आप भी अपनी तारीफ कर रही हो। दिस इज ए वेरी बैड। आपकी तारीफ करनी है तो पापा करेंगे। इस बार लेखा जोर से हंस पड़ी और माहौल में खुशियों की खुशबू फैल गई। आदित्य ने खुश होते हुए कहा, चलो चलो बहुत हो गया हंसी मजाक, अब जल्दी से आओ सब, हमें समय से पहुंचना है। आदित्य तेज कदमों से अपनी कार की ओर निकल गया तो सभी उसके पीछे पीछे चल पड़े। कार आकर के चोपड़ा बिला के सामने रुकी। एक एक करके सब कार से निकले। शंकर सामने ही बैठा था आदित्य के पास। वह कार से निकल करके मकान की भव्यता और शानो शौकत को निहार रहा था। उसने मन ही मन धीरे से कहा, अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, किसी राजा महाराजा की हवेली जैसी है। लेखा शंकर के पास आकर के खड़ी है। शंकर को पता ही नहीं चला। मकान का डिजाइन और भव्यता को देखने में ही खोया हुआ था शंकर। थोड़ी देर के बाद लेखा ने शंकर को धीरे से कहा, लगता है आप मन ही मन कुछ कह रहे हैं। लेखा की आवाज सुनकर के शंकर सकपका गया। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था, कुछ तो कह रहे थे। चलिए छोड़िए, यह रहा हमारा गरीब खाना, आपको पसंद आया? आश्चर्य से लेखा की ओर देखते हुए शंकर ने कहा, ये अगर गरीब खाना है तो अमीर खाना क्या है लेखा? मैं तो पहली बार किसी के घर आ रहा हूँ जिनका घर इतना आलीशान है, आधुनिक आर्किटेक्चर से लबालब किसी अमीर की शानो शौकत को बयां कर रहा है। घर तो नहीं है, बिला है, सामने लिखा भी है चोपड़ा बिला। थैंक यू शंकर, हमारे घर की इतनी तारीफ करने के लिए। जितना खूबसूरत घर है, घर में रहने वाले भी उतने ही खूबसूरत हैं। सबके सामने कह नहीं पाया था, आज तो तुम गजब की खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा जैसी। शंकर ने प्यार से लेखा की ओर देख करके कहा। शंकर की बातों पर लेखा जोर से हंस पड़ी। ना बाबा ना, मुझे अप्सरा मत बनाइए, मैं तो धरती पर रहने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ, मुझे साधारण ही रहने दीजिए। तुम्हारी खूबसूरती से किसकी तुलना करूं, इसलिए अप्सरा कहा। साधारण में भी तो असाधारण हो मेरी नजर में। शंकर पर लेखा की नजर पड़ी तो वह समझ गई कि आज शंकर रोमांटिक मूड में है। हो सकता है सचमुच मैं इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ, पापा ने भी यही कहा था। तुम क्या सोच रही हो लेखा? मेरी बातों का जवाब भी नहीं दिया। सोच रही हूँ आज आप बहुत रोमांटिक मूड में हैं, ऐसा लग रहा है, कारण जान सकती हूँ? तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो तो मेरा रोमांटिक होना गलत है क्या? आखिर मैं
भी तो एक इंसान हूं। मुझे पता होता कि अगर आप इस तरह मुझे प्यार से देखेंगे तो मैं बिल्कुल तैयार होकर के नहीं जाती। आप इंसान हैं तो मैं भी इंसान हूं। इस तरह देखेंगे तो मैं कैसे संभल करके चलूंगी। सबके सामने मुझे इस तरह मत देखना। तिरछी नजर से शंकर को देखते हुए लेखा ने कहा, फिर तुम क्यों मुझे ऐसे देख रही हो? मेरे दिल में भी तो हलचल होती है। तो मैं क्या करूं? आप हैं ही ऐसे। आप भी तो कितने स्मार्ट हो करके आए हैं, कितने हैंडसम लग रहे हैं। मम्मा पापा तो आपको देखते ही फिदा हो जाएंगे, एक नजर में ही सिलेक्ट कर लिया आपको। लेखा की बात सुन करके शंकर जोर जोर से हंस पड़ा। तो क्या मम्मा पापा सिलेक्ट नहीं करते तो तुम मुझे छोड़ देते? सवाल ही नहीं उठता। एक बार पसंद कर लिया तो अब मरते दम तक छोड़ने की इच्छा नहीं है। हम खड़े खड़े यहीं पर बातें करेंगे या अंदर भी चलेंगे शंकर? चलिए अंदर। सब लोग आपको देखने और बातें करने के लिए बेताब हैं। जैसे ही शंकर और लेखा गेट से अंदर घुसे तो सामने सब खड़े मिले स्वागत के लिए। जूही और आदित्य के हाथों में फूलों का गुलदस्ता। निर्भय, दादी निशा और नानी प्रतिभा सभी शंकर के स्वागत के लिए खड़ी हैं। सबसे पहले जूही ने फूलों का गुलदस्ता दे करके कहा, हार्टी वेलकम शंकर। थैंक यू आंटी, झुक करके सम्मान जताते हुए शंकर ने कहा। फिर आदित्य ने फूलों का गुलदस्ता दिया और सेकंड करते हुए कहा, मोस्ट वेलकम शंकर। थैंक यू वेरी मच अंकल। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग मुझे इस तरह से मेहमान जैसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं? मैं तो मेहमान बन करके नहीं आया, लेखा का दोस्त बन करके आया हूँ, तो एक दोस्त बन करके रहने दीजिए। आप लोग मुझे अपना समझ नहीं रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ घुल मिल जाना चाहता हूं। शंकर की बात सुनकर के सभी बहुत खुश हो गए। दादी और नानी ने एक साथ कहा, बेटा तुम पहली बार आए हो इसलिए फूलों का गुलदस्ता देकर के स्वागत किया। तुम बहुत बड़े दिल के हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। तुम हमारे अपने हो, तुम लेखा के दोस्त हो तो हमारे भी तो दोस्त हुए। लेखा ने दोनों का परिचय कराया तो शंकर ने झुक करके दोनों के चरण स्पर्श किए। दोनों ने सुखी होने का आशीर्वाद दिया। निशा ने हाथ पकड़ करके कहा, आओ शंकर बेटा अंदर चलो, अंदर बैठ करके बातें करेंगे। तुमसे बातें करने में बहुत अच्छा लग रहा है। शंकर ने बैठते हुए कहा, आप लेखा की नानी हो ना? प्रतिभा की ओर देख करके शंकर ने कहा, तुम्हें कैसे पता बेटा? सबके बारे में लेखा ने इतनी बातें की, उसी के आधार पर कह रहा हूँ। मैंने सही कहा है ना नानी जी? बिल्कुल सही कहा। मैं लेखा की नानी और जूही की मम्मी प्रतिभा हूँ। प्रतिभा ने अपना परिचय दिया। आप सबको एक साथ एक जगह देख करके मुझे बहुत मजा आ रहा है। सचमुच परिवार ऐसा होना चाहिए। लेखा तुम बहुत लकी हो कि तुम इस परिवार की लड़की हो। तुम भी इस परिवार का दामाद बनने जा रहे हो, इसलिए खुश हो जाओ। निशा ने हंसते हुए कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ। दामाद बनने के बाद मुझे पराया मत कर देना। जैसा मैं अभी हूँ वैसे ही रहने देना। मुझे अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल साधारण सा इंसान हूँ, साधारण ही रहना चाहता हूँ। अब तक जूही खामोश थी, मगर शंकर की बात सुनकर के मन ही मन सोचने लगी, लेखा सच कह रही थी। शंकर बहुत डाउन टू अर्थ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के बाद भी कितना नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। लेखा की पसंद पर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। आंटी आप चुपचाप क्या सोच रही हैं? मुझे प्यास लगी है। हाँ मैं पानी लेकर के आती हूँ। आप क्या पीना पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म? आंटी मुझे मसाला छाछ बहुत पसंद है। मामी हमेशा बना करके दिया करती हैं। उनके हाथ का मसाला छाछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आपके हाथ का भी अच्छा लगेगा। शंकर की अधिकारपूर्ण बातें सुन करके जूही बहुत खुश हुई और खुश होते हुए कहा, बस आप थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं अभी लेकर के आती हूँ। और किसको किसको मसाला छाछ पीना है? निर्भय और लेखा दोनों ने हाथ ऊपर कर दिया। मम्मा हमें भी पीना है, ब्रेकफास्ट भी तैयार है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, वहीं पर ब्रेकफास्ट के साथ मसाला छाछ भी सर्व कर देंगे। निर्भय पापा को भी बुला लो, पापा शायद फ्रेश होने चले गए हैं। लेखा शंकर को ले करके आओ। शंकर चलिए, मम्मा का आदेश हो गया है। आदेश नहीं, मम्मा ने प्यार से सबको बुलाया है। आज मम्मा ने खास करके आपके लिए अपने हाथों से आपका मनपसंद ब्रेकफास्ट बनाया है। जल्दी चलिए देखते हैं क्या है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरी पसंद आंटी को कैसे पता? कैसे पता होगा? मम्मा ने पूछा तो मैंने बताया। आंटी ने सुबह सुबह इतनी मेहनत की, आंटी कुछ भी बना लेती। मुझे उनके हाथ का बना हुआ कुछ भी अच्छा लगता। आप चलिए तो सही, क्या बनाया मुझे भी नहीं पता।
दो तीन चीजें बताई थी, उसमें से क्या बनाया है मैंने देखा भी नहीं। वैसे तो आप अपनी बहन के हाथों बनी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन डिश का मजा लेकर के आ रहे हैं। मम्मा वैसा तो नहीं बना पाएंगी, मगर मुझे विश्वास है अच्छा ही बनाएंगी। यह इम्पॉर्टेंट नहीं है कि डिश कितनी अच्छी बनी है, ये इम्पॉर्टेंट है कि बनाने वाले ने कितने प्यार से बनाया है। लेखा की ओर देख करके शंकर ने मुस्कुरा करके कहा तो लेखा भी एक सुंदर स्माइल दी। एक एक करके नाश्ते के लिए सभी चले गए। रह गए थे शंकर और लेखा। पहली बार लेखा ने शंकर का हाथ पकड़ करके खींचते हुए कहा, अब चलिए भी, मुझे भूख लगी है। जैसे ही लेखा ने शंकर का हाथ पकड़ा तो उसका रोम रोम सिहर उठा। इतने प्यार से आज बहुत समय के बाद किसी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा है। लेखा का हाथ कस करके पकड़ते हुए शंकर ने कहा, ये हाथ कभी छोड़ना नहीं लेखा, ऐसे ही पकड़े रहना। आप कितने बेशर्म हो, सबके सामने हाथ पकड़ करके रखूंगी तो सब क्या सोचेंगे। बस कुछ देर पकड़े रहो, उनके सामने जा करके छोड़ देना। ठीक है आइए। लेखा ने शंकर की ओर प्यार भरी नजर से देखा और शंकर का हाथ पकड़ करके चल पड़ी तो शंकर भी उसके पीछे पीछे आज्ञाकारी की भांत चल पड़ा। दो तड़पता हुआ दिल आज चुपके से धड़क रहा है ताकि धड़कनों की आवाज किसी को सुनाई ना दे। दोनों एक दूसरे की आवाज सुन रहे हैं मगर चुपके से। ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट क्या बंच कहेंगे, सभी इत्मीनान से ड्राइंग रूम में बैठे थे। इतनी देर से ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लंच स्किप करेंगे क्योंकि सभी हेल्थ कॉन्शियस हैं। सभी के चेहरे पर खुशी की रौनक फैली हुई है। चेहरे पर क्या, पूरा घर ही खुशी की रौनक से जगमगा रहा है। खुश क्यों ना हो। लेखा की जिंदगी में शंकर का आना सबके लिए एक सुहाना मौसम की हवा का झोंका है। शीतल हवा का झोंका जैसे रोम रोम में समा करके हृदय को शीतल कर देता है, ठीक वैसे ही शंकर का आकर्षक व्यक्तित्व और सरल स्वभाव की शीतलता सबका अंतर्मन शीतल कर गई। लेखा को लेकर के सभी टेंशन में थे। सबके मन में यही बात चल रही थी कि ना जाने इस लड़की की जिंदगी कैसी होगी। बचपन से लेकर के अब तक कांटे भरे रास्ते पर चलती रही मगर अब तो सफर सुहाना होना चाहिए। अच्छा बुरा वक्त सबके जीवन में आता है और चला जाता है। आज लेखा के जीवन में सच्चे मायने में अच्छा वक्त आया है। लेखा निर्भय और शंकर इधर उधर की बातें करने में मशगूल थे। दादी और नानी आज श्रोता बन करके बैठी हैं। जूही और आदित्य यही सोच रहे हैं कि शंकर से उसकी शादी के बारे में कैसे बात छेड़ी जाए। पहले आदित्य ने बात शुरू की, शंकर आपसे एक बात पूछूंगा, आप इस बात को अदरवाइज मत लेना। वेरी पोलाइटली शंकर ने कहा, आप जो भी पूछना चाहते हैं अंकल पूछिए। आप कितने दिनों की छुट्टी लेकर के आए हैं? अभी लेखा से हमारी कोई बात नहीं हुई है इसलिए सीधा आपसे ही पूछ रहे हैं। इस बार मैं लंबी छुट्टी लेकर के आया हूँ। कई साल हो गए इंडिया में नहीं आया। इस बार इंडिया की कुछ जगह मैं भी जी भर करके देखना चाहता हूँ। खासकर जम्मू कश्मीर की यादियों को मैसूट्स में रह करके स्नोफॉल बहुत देखी है मगर जम्मू कश्मीर की बर्फ से ढकी हुई सेब के बाग, फूलों की वादियां, झेलम नदी में कल कल बहता ठंडा स्वच्छ जल, गोवा की सी बीच देखने की बहुत इच्छा है। यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद ही मैं यूएस चला गया था इसलिए कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। फिर तो हम अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, आपके पास समय है। मेरी भी इच्छा है आप खूब घूमिए इंडिया। इंडिया में मई के महीने में जम्मू कश्मीर घूमने का मजा ही कुछ अलग है। इस समय डल लेक की बर्फ भी पिघल जाती है इसलिए डल लेक में नौका विहार करने का आनंद ही कुछ और है। आदित्य की बात सुनकर के शंकर ने आश्चर्य होते हुए पूछा, प्लानिंग किस बात की अंकल? लेखा ने आपको कुछ बताया नहीं क्या? बड़ी छुपी रुस्तम है, कुछ भी नहीं बताया। प्यार भरी नजर से लेखा की ओर देख करके शंकर ने कहा। लेखा अचानक बोल पड़ी, बताने का मौका ही कम मिला है। ठीक है मैं अभी बता देता हूँ। निर्भय की शादी के बाद आपकी और लेखा की एंगेजमेंट करने का सोचा है हमने। वैसे अपनी शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप दोनों की शादी पक्की कर दें तो कैसा रहेगा? आपकी इच्छा जानना चाहता हूँ मैं। उस समय आपके मामा मामी भी रहेंगे इंडिया में और अनुषा भी हमारी फैमिली की मेंबर हो जाएगी। कहते कहते आदित्य बहुत खुश हो रहा था। मतलब हमारी शादी इसी महीने? इतनी जल्दी? लेखा से पूछा है क्या आपने? लेखा क्या चाहती है? लेखा ने तो कहा है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं जानना चाहता हूं आप क्या चाहते हैं। उसकी मर्जी जानना भी जरूरी है अंकल। केवल मेरी मर्जी से तो सब कुछ नहीं हो सकता।
उसने अभी अभी पीएचडी शुरू की है, इसलिए उसकी क्या मर्जी है पहले पूछिए। शंकर की बात सुनकर के लेखा बोल पड़ी, मुझे थोड़ा समय चाहिए पापा, अभी अभी मैंने पीएचडी शुरू की है, मैं कम से कम इतना काम करना चाहूंगी जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाए, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगी। लेखा की बात सुनकर के शंकर ने कहा, सुन लिया आपने अंकल, लेखा की मर्जी को मैं रिस्पेक्ट करता हूं। पीएचडी करना तो किसी एमएस की डिग्री की तरह नहीं है, इसमें समय लगता है, इसलिए उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। वह जब चाहेगी तभी शादी करेंगे। आप चाहें तो अभी एंगेजमेंट सेरेमनी पूरी कर सकते हैं, उसके लिए मैं तैयार हूं। पीएचडी करने में तो कम से कम 6-7 ईयर्स लगेंगे, तब तक क्या आप दोनों शादी नहीं करना चाहते हैं? नहीं अंकल, ऐसा नहीं है, हमने सोचा है कम से कम 2-3 साल और निकल जाएं। लेखा एक सॉलिड ग्राउंड पर आ जाए, उसे समझ में आने लगे कि कुछ अच्छा काम हो रहा है, उसके बाद हम दोनों शादी के लिए सोचेंगे और आपको बता देंगे। लेखा तुम भी यही चाहती हो क्या? हाँ पापा, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए और खुद पर भरोसा आ जाए, उसके बाद शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकती हूँ। शादी से पहले मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत जरूरी है। शादी भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे मैं अच्छी तरह डेडिकेट्स हो करके निभाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच में ऐसी वैसी कोई बात हो जाए जिससे दोनों के बीच में दूरी पैदा हो जाए। शंकर को मैं खोना नहीं चाहती। लेखा ने शंकर की ओर देखा तो शंकर ने प्यार से मुस्कुरा दिया। ठीक है बेटा, मैं समझ गया कि तुम शादी को सीरियसली ले रही हो और लेना भी चाहिए। शादी कोई हंसी मजाक तो नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है, तो पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। फिर मैं निर्भय की शादी के बाद आप दोनों की एंगेजमेंट की एक बहुत अच्छी पार्टी अरेंज करना चाहता हूँ, उसमें तो कोई ऐतराज नहीं है। नहीं अंकल, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेखा को लेकर के आप लोग बहुत वरी करते हैं, एंगेजमेंट हो जाएगी तो लेखा की जिम्मेदारी मेरी है, आप लोग उसको लेकर के वरी मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। शंकर की बात सुनकर के जूही बहुत खुश हुई और खुशी से बोल पड़ी, थैंक यू शंकर बेटा, आपने काफी हद तक हमें चिंता मुक्त कर दिया। लेखा की चिंता के कारण मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आती है। बचपन से लेकर के अब तक इसके रास्ते में बहुत से रोड़े आए, एक एक करके पार करती जा रही है, मगर जब शादी टूट गई तो मन बहुत खट्टा हो गया। अब तो ऐसा लगता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वह शादी नहीं टूटते तो आप लेखा की जिंदगी में नहीं आते और ना ही आपके जैसा प्यारा बेटा हमें मिलता। थैंक्स गॉड हम पर इतनी मेहरबानी करने के लिए। जूही की बात सुनकर के शंकर भावुक को उठा, उसकी आंखों की कोरों में बूंदें झिलमिलाने लगी। अपनी उंगली से जल्दी उसने आंसू पोंछ लिए ताकि किसी को नहीं दिखे, मगर सबसे यह बात कैसे छुप सकती है? जूही ने गौर से सब कुछ देख लिया और कहा, आप मेरी बातों का बुरा मान गए क्या? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं आंटी, आपकी बातों ने मुझे अपनी माँ की याद दिला दी। बहुत साल पहले माँ चल बसी थी, पापा तो और भी पहले हमें छोड़ करके चले गए थे। मामा मामी ने मुझे बहुत सहारा दिया। आज आपकी बातें सुन करके ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी माँ को पाया है फिर से। शंकर की बात सुनकर के जूही भी भावुक को उठी। भर्राई आवाज में उसने कहा, मुझे माँ माना है तो अपनी माँ पर भरोसा भी करना। हमने लेखा को आपको सौंप दिया है, आप दोनों हमेशा खुश रहो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। शादी आप जब भी करो, मगर बीच बीच में हमसे मिलने आने का वादा करना पड़ेगा। साल में कम से कम एक बार तो अवश्य आना पड़ेगा। जूही की बात सुनकर के आदित्य बोल पड़ा, अभी तो शंकर हमारे साथ है और तुमने माहौल को इतना भारी बना दिया। आने वाला जब जाएगा तब फिर लौट करके आएगा ना, अभी से आने जाने की बात क्यों कर रही हो? अभी तो हम सब साथ में हैं, बिंदास रहो और मस्ती करो। बिल्कुल सही कहा पापा आपने, मम्मी की बातों से माहौल कुछ ज्यादा ही भारी हो गया, उठाते नहीं बन रहा है, इसलिए चलो शाम को हम एबिसेंस मॉल घूम करके आते हैं। शादी के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी है। लेखा तुम्हें भी शॉपिंग करनी होगी, है ना? इतनी देर बाद निर्भय ने माहौल को हल्का बनाने के लिए ऑफर दिया। तो क्या शॉपिंग तो करनी ही है, तुम्हारी शादी में मैं पुरानी ड्रेस पहनूंगी क्या? मुझे कुछ
आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी लेनी है। लेखा चहक पड़ी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर देर किस बात की, लेट्स गो। 3 बज रहा है और ज्यादा देर करेंगे तो बहुत रात हो जाएगी। देर हो जाएगी तो क्या होगा पापा, हम मॉल में ही डिनर करके आएंगे, खुश हो करके लेखा ने कहा। शंकर को चुप देख करके आदित्य ने कहा, शंकर आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा लगता है आपको मॉल नहीं जाना है क्या? जाना है, मगर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं अंकल। आप जैसे निर्भय को तुम करके बात करते हैं, मुझसे भी तुम करके बात करना। आप में एक परायापन सा लगता है। तुम कहने से ऐसा लगता है जैसे बहुत क्लोज हैं। मैंने लेखा से भी यही कहा था, मगर लेखा ने जवाब दिया, बाप रे, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और मैं स्टूडेंट हूं, मैं आपको तुम करके नहीं बोल सकती। तो मैंने कुछ गलत कहा क्या प्रोफेसर साहब? आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं और आपसे मैं तुम करके बात करूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी जुबान साथ नहीं देती है। लेखा की बात सुन करके निर्भय बोल पड़ा, तो क्या शादी के बाद भी आप करके बात करती रहोगी? तब भी प्रोफेसर साहब के चरण स्पर्श करती रहोगी? गुरु शिष्य बन करके रहेगी क्या? फिर तो प्रोफेसर साहब की किस्मत ही खराब है। उनको सन्यासी बन करके हाथ में कमंडल लेकर के ओम नमः शिवाय करते करते हिमालय आना पड़ेगा। निर्भय जोर से हंसने लगा तो सुन करके सभी उसके साथ जोर से हंस पड़े। दोनों की हंसी देख करके लेखा को चिढ़ हो गई और चिढ़ करके कहा, देखा पापा, आपका नटखट बेटा फिर मुझे छेड़ रहा है। पहले तो अकेला चिढ़ाता था, अब शंकर को भी साथ ले लिया। आदित्य ने मुस्कुरा करके कहा, जब तुम्हें मालूम है कि दोनों तुम्हें चिढ़ा रहे हैं तो तुम चिढ़ती क्यों हो? चिढ़ती हो तभी तो चिढ़ाते हैं। उनकी बातों को सुन करके तुम भी इंजॉय किया करो। और तुम शंकर से तुम करके क्यों नहीं बात करती हो? आज नहीं तो कल तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बनने वाले हो। जब बन जाऊंगी तब अपने आप बोलना शुरू कर दूंगी। अभी मुझसे नहीं कहा जाता, मेरी जुबान अटकती है। प्यार भरी नजर से देखा शंकर की ओर मुस्कुरा करके लेखा ने। लेखा की बात सुन करके शंकर ने कहा, आप चिंता मत करिए अंकल, लेखा से मैं धीरे धीरे बुलवा लूंगा। नहीं बोलेगी तो जाएगी कहाँ? वैसे भी लेखा जब मुझसे आप करके बात करती है तो ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है। दोनों गुरु शिष्य हैं। आपको मुझ पर भरोसा है ना अंकल? आपने अपने से ज्यादा जितना मैं आपको तुम्हें जान पाया हूँ, इससे भरोसे वाला और कोई नहीं मिलेगा जमाने में। लेखा की डेस्टिनी यही लिखी थी। लेखा की डेस्टिनी यही लिखी थी, इसलिए पहले की शादी टूट गई थी। पापा की बात सुनकर के लेखा ने कहा, टूटी नहीं थी पापा, मैंने तोड़ी थी और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। तुम्हें भला क्यों अफसोस होने लगा? सागर को पाकर के बूंद के बारे में कौन सोचता है? शंकर की ओर देख करके कहा निर्भय ने। निर्भय तुम तो एकदम कवि बन गए हो। अनुषा से इश्क होने के बाद बहुत बदलाव आया तुम में। ऐसा ना हो कि दोनों मिलकर के इंडिया से मेरा पत्ता साफ कर दो। वैसे तुमने किसे सागर और किसे बूंद कहा है? समझ करके भी अनजान बनते हुए लेखा ने पूछा। इतनी भी नादान नहीं हो तुम जो तुम्हें समझ में नहीं आया। फिर भी बता देता हूँ, शंकर की इतनी जबरदस्त शख्सियत के सामने सूर्यांश तो बूंद ही है। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं कितनी गलत थी पहले। उस एज में प्यार का हम गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठते हैं, मगर प्यार क्या है अब मुझे समझ में आ रहा है। प्यार तो अथाह सागर है। प्यार एक दूजे के लिए रिस्पेक्ट है। वह रिस्पेक्ट और गहराई मैंने शंकर में देखी है। कहते कहते लेखा की आंखें शंकर से मिल गई, जिन आंखों में लेखा को प्यार ही प्यार बेशुमार दिखा। लेखा की बात सुन करके शंकर ने मुस्कुरा करके कहा, मेरे ही सामने मेरी इतनी तारीफ, मुझे तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है। मैं इतना भी अच्छा नहीं जितना सब लोग समझते हैं। मैं भी एक आप सब जैसे साधारण इंसान हूँ। शंकर की बात सुन करके आदित्य बोल पड़ा, तुम्हारी यही बड़प्पन हमें बहुत भाती है। निर्भय ने सही कहा, तुम एक सागर हो। तुम्हें जितना भी हम समझना चाहें उतनी ही तुम्हारी गहराई में डूब जाते हैं। अंकल आप भी मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोचते हैं। मैं बिल्कुल साधारण हूँ और मुझे साधारण रह करके आप लोगों में घुल मिल जाने दीजिए। तुम तो खुद ही घुल मिल जाते हो, जैसे पानी में शक्कर घुल जाता है। आते ही हम सबको अपनी चमत्कार
चमत्कारी प्यार के बंधन में बांध दिया, घर का वातावरण ही बदल दिया। सोचते हैं तुम चले जाओगे तो कितना सूना सूना सा हो जाएगा घर। आदित्य की बात सुन करके इस बार जूही ने टोका, अब आप जाने की बात क्यों कर रहे हैं? पहले तो मुझे इतनी बातें सुना दी और खुद माहौल को गंभीर बना रहे हैं। यहीं खड़े खड़े हम एक बातें करते रहेंगे या फिर माल भी जाना है? यस आंटी, लेट्स गो। बहुत साल हो गए मैं इंडिया का माल नहीं घूमा, आज जी भर करके घूमेंगे और शॉपिंग करेंगे। बहुत समय हो गया मामा मामी के साथ भी कहीं घूमने नहीं गया। आज का यह खुशी भरा दिन हमेशा मेमोरी में कैद रहेगा। आज निर्भय ड्राइव करने वाला है, इसलिए सबसे पहले वह निकला और पीछे पीछे सब लोग निकल पड़े। पीछे पीछे शंकर और लेखा। लेखा ने आगे बढ़ करके शंकर का हाथ पकड़ लिया तो शंकर ने भी मजबूती से लेखा का हाथ पकड़ लिया। एक दूसरे का सुखद स्पर्श पाकर के दोनों आनंद विभूत हैं। दोनों के कदमों में जोश और मन में उमंग है। दोनों की दिल की धड़कन तेज हो गई और चाल में भी तेजी आ गई। माल में घूम घूम करके शादी के हिसाब से सब ने अपनी कुछ शॉपिंग की। लेखा ने शंकर की पसंद की बेबी पिंक कलर की मॉडर्न स्टाइल की डिजाइनर साड़ी ली और शंकर ने लेखा के पसंद का सूट लिया। साड़ी से मैच करता हुआ आर्टिफिशियल ज्वेलरी ली लेखा ने। पापा ने उसके लिए ऑलरेडी तनिष्क से उसकी पसंद का डायमंड सेट खरीद लिया जिसे वह निर्भय की शादी में पहनने वाली है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना तो लेखा का एक शौक है। आज एक साथ शॉपिंग करने और घूमने के कारण सब लोग बहुत खुश हैं। हंसी मजाक और बिंदास बातों के कारण ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सबके बीच में एक जनरेशन गैप भी है। वैसे भी आदित्य अपने बच्चों के लिए दोस्त जैसा है। जूही जब आदित्य के संगत में काफी घुल गई है। बच्चों के सामने वह थोड़ी झिझकती थी, मगर शंकर के आने से पूरा माहौल ही बदल गया। सबको जोरों की भूख लगी है, इसलिए कदम से कदम मिला करके फूड जोन की ओर बढ़े जा रहे हैं। अचानक निर्भय की नजर सामने से आते हुए सूर्यांश और उसकी वाइफ पर पड़ी। वह अचानक बोल पड़ा, लेखा देखो, सामने से सूर्यांश और उसकी वाइफ आ रही हैं। अब तो तुम बिना मिले बिना बात किए कतरा के नहीं जा सकती। ऐसा करना बिल्कुल ही अनकल्चर्ड अनएजुकेटेड लोगों जैसा बिहेवियर लगेगा। निर्भय की बात सुन करके लेखा ने भी देखा सामने से सूर्यांश और उसकी वाइफ आ रही हैं। वह अचानक बोल पड़ी, मुझे उससे बात नहीं करनी है, चाहे मुझे अनकल्चराइज्ड अनएजुकेटेड समझ ले, मेरा मन नहीं है। मन ना सही, ऊपर से एक स्माइल दे करके बात कर लेना, नहीं तो बड़ा एम्ब्रेसिंग फील होगा उनको भी और हमें भी। सूर्यांश मेरा बचपन का दोस्त है, मैं तो उससे बातें किया बिना कतरा के नहीं निकल सकता। वैसे भी मैंने उससे वादा किया था कि दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगा। मम्मा पापा भी बात कर ही लेंगे क्योंकि शादी में भी दोनों गए थे। बच गए तुम और शंकर। शंकर से सूर्यांश को मिलाना, वरना शंकर को भी अच्छा नहीं लगेगा। आदित्य ने कहा, निर्भय सही कह रहा है लेखा, बिना बात किए जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आफ्टर ऑल वी आर एजुकेटेड एंड कल्वर्ड पीपल। खासकर शंकर से जरूर मिलाना। बात करते करते ही दोनों सामने आ गए। सबको देख करके दोनों रुक गए। सबसे पहले सूर्यांश ने जूही और आदित्य को विश किया। उसके बाद निर्भय से हाथ मिलाते हुए पूछा, कैसे हो निर्भय? शादी के बाद मिलना हुआ ही नहीं। अंकल आंटी आप लोग कैसे हैं? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग अच्छे हैं बेटा, आप लोग कैसे हो? फाइन अंकल। सरप्राइज होते हुए निर्भय ने कहा, क्यों, बिजनेस पार्टी में मिले तो थे? हाँ, निमिषा से जरूर नहीं मिला। हाउ आर यू निमिषा? मुस्कुराते हुए निमिषा ने रिप्लाई दिया, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। इसलिए तो सबके साथ शॉपिंग करने आया। शंकर और लेखा दोनों चुपचाप खड़े बातें सुन रहे थे। लेखा की नजर निमिषा पर पड़ी। रेड कलर की ड्रेस और ब्लैक कलर की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ब्लैक कलर की हाई हील पहन करके बड़ी खूबसूरत लग रही है। सूर्यांश भी जीन्स और टी शर्ट में हैंडसम और स्मार्ट लग रहा है। काफी खुश भी दिख रहा है। खुश क्यों ना हो, मनपसंद लाइफ पार्टनर जो मिल गई। सूर्यांश की नजर लेखा और शंकर पर पड़ी तो उसकी आंखों में प्रश्न जाग उठे, लेखा के साथ यह हैंडसम यंग मैन कौन है? आंखों पर ऐनक चढ़ी हुई है, चेहरा देख करके लगता है बहुत पढ़ाकू बंदा है, पर है कौन? सूर्यांश की आंखों के प्रश्न निर्भय ने पढ़ लिए। उसने सूर्यांश से कहा, सूर्यांश आओ, लेखा के फ्रेंड से तुम्हारी मुलाकात करा देते हैं। सूर्यांश को लेखा से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए उसने आगे बढ़कर
करके कहा, हाय लेखा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन, मीट माई वाइफ निमिषा। लेखा ने हाथ बढ़ा करके कहा, हाय निमिषा, आई एम लेखा, हाउ आर यू? आई थिंक सूर्यांश ने मेरे बारे में आपको बताया होगा। यस आई नो यू लेखा, बट टुडे वी मेट फेस टू फेस। आपसे मिलकर के अच्छा लगा मुझे भी। सूर्यांश अचानक बोल पड़ा, लेखा के फ्रेंड से मुझे नहीं मिलाओगी क्या निर्भय? क्यों नहीं? मीट माई वुड बी ब्रदर इन लॉ शंकर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। थोड़ी देर के लिए सूर्यांश आश्चर्यचकित हो गया। इसका मतलब लेखा की शादी पक्की हो गई, वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से। ग्रेट पर्सनालिटी। लेखा तुम खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। तुम चाहे मुझे कितना भी बुरा समझो, मगर मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। सूर्यांश अपने सिर को झटका और सोच की दुनिया से बाहर आ गया। हाथ बढ़ा करके कहा, हाय शंकर, आई एम सूर्यांश, नाइस टू मीट यू। आई थिंक थोड़ा सा मेरे बारे में आपने सुना ही होगा। शंकर ने भी सेकंड करते हुए कहा, सेम हेयर। हाँ, लेखा ने बताया था। निर्भय ने भी बताया है कि आप उनके बचपन के अच्छे दोस्त हो। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने ग्रेट पर्सनालिटी से हाथ मिलाऊंगा, वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से। मैं ग्रेट नहीं हूँ, बिल्कुल सिंपल सा इंसान हूँ। रियली आप ग्रेट हैं, क्योंकि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। मैं अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता तो अपने बाल खुद नोच लेता और गंजा हो करके लुलुहान हो जाता। कहावत है ना, ईश्वर गंजे को नाखून नहीं देते हैं। हाँ हाँ करके हंस पड़ा सूर्यांश। इसका क्या अर्थ है मुझे समझ में नहीं आया, आश्चर्य से पूछा शंकर ने। निर्भय ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब है ईश्वर उसको सफलता नहीं देते जो सफलता पा करके घमंडी हो जाता है। निर्भय की बात सुन करके शंकर ने जोर से हंस करके कहा, नाइस वन, वेरी गुड जोक। शंकर, आपकी हंसी में वातावरण गूंज उठा। आपको देख करके लगता है कि आप टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं। आपसे मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। निर्भय, शंकर को लेकर के एक दिन मेरे घर आना। वैसे मैं किसी दिन इनवाइट करूंगा, फिर उनको लेकर के आना। शंकर, आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मना मत करना। सूर्यांश ने एक तरह से रिक्वेस्ट की। सूर्यांश की बात सुन करके लेखा मन ही मन सोचने लगी, तुम्हारे घर क्या करने जाएंगे शंकर? तुम्हारे रिश्तेदारों की, तुम्हारे मम्मी पापा की उल्टी सीधी बातें सुनने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जितना अपमान मैंने सह लिया है सह लिया। शंकर को कोई अपमानित करे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम क्या सोच रही हो लेखा? केवल शंकर को नहीं, तुम्हें भी इनवाइट करूंगा, तुम भी अवश्य आना। मेरी रिक्वेस्ट है, आओगी तो बहुत खुशी होगी मुझे। मेरी शादी में तो तुम नहीं थी, तुम्हें इनवाइट करना चाहता था मगर तुम इंडिया में नहीं थी। सूर्यांश की बात सुनकर के लेखा बिना बोले रह नहीं सकी। कोई बात नहीं सूर्यांश, मुझे कोई गम नहीं है यह सोच करके कि तुम्हारी शादी में मैं नहीं आ पाई। वैसे तुम बहाना क्यों बना रहे हो? बुलाना होता तो बुला सकते थे, एक ईमेल तो कर ही सकते थे। आना ना आना मेरे हाथ में था। दुनिया बहुत छोटी हो गई है। तुम्हारी शादी में आने की मेरी कोई इतनी तीव्र इच्छा भी नहीं थी और मैं बहुत बिजी भी थी। निमिषा को दोनों की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। दोनों के अतीत के बारे में निमिषा को काफ़ी कुछ पता है, क्योंकि सूर्यांश ने अपने पास्ट को लेकर के कुछ भी बातें निमिषा से नहीं छुपाई। लेखा को देख करके निमिषा को थोड़ी सी जलन भी होने लगी। एक तो लेखा इतनी ब्यूटीफुल, उस पर यूएस से पीएचडी कर रही है, शंकर जैसे इतने स्मार्ट प्रोफेसर के अंडर। इसलिए उसने सूर्यांश से कहा, सूर्यांश, यह सब बातें तो घर में आने के बाद भी हो सकती है। हमें भी घर जाना है, इनको भी शायद डिनर करना है, क्योंकि फूड कोर्ट की ओर जा रहे हैं। सबको भूख लगी होगी, इन्हें जाने दो ना डिनर करने के लिए, और हम भी घर चलते हैं, नहीं तो मम्मी पापा टेंशन करेंगे। लेखा भी इनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए निर्भय से कहा। निमिषा ने ठीक कहा निर्भय, मुझे बहुत भूख लगी है, अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें बात करनी है तो करो, मगर हम सब चलते हैं। अरे मुझे भी भूख लगी है, मैं भी चलूंगा। ठीक है सूर्यांश, अब हम चलते हैं, बाद में मिलेंगे, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट कह करके सूर्यांश निमिषा का हाथ पकड़ करके आगे निकल गया। खाने की टेबल पर सभी बातें कर रहे हैं, किसको क्या खाना है ऑर्डर कर रहे हैं, मगर लेखा खामोश है। लेखा की खामोशी का कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्या खाना है यह भी नहीं बता रही है, और कुछ ना
ऑर्डर कर रही है। लेखा को खामोश देख करके जूही ने पूछा, अचानक क्या हो गया लेखा, तुम्हें क्या खाना है, बता क्यों नहीं रही हो, चुपचाप बैठी हो, थोड़ी देर पहले ही तो बोल रही थी बहुत भूख लगी है। आप लोग ऑर्डर करो ना मम्मा, मैं सोच करके बताती हूँ, मुंह लटका करके कहा लेखा ने। शंकर देखो लेखा को क्या हो गया, खाना ऑर्डर करके खा लेते हैं फिर घर भी चलना है, आदित्य ने कहा। क्या हो गया लेखा, दिन भर तो कितनी बातें करती रही, हंसती रही, अपनी मनपसंद शॉपिंग भी की, अब चेहरे पर इतनी उदासी, सब लोग परेशान हैं तुम्हें देख करके, क्या हो गया बता दो, शंकर ने प्यार से पूछा। लेखा ने शंकर की ओर देख करके कहा, सूर्यांश के घर आप नहीं जाएंगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। लेखा शंकर छोटे से बच्चे हैं, क्या जो उनको कहीं जाने नहीं दोगी, सूर्यांश ने इतने प्यार से बुलाया है, नहीं जाएंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा क्या, बच्चों जैसी बातें मत करो लेखा। निर्भय के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा है। लेखा की ओर प्यार से देख करके शंकर ने कहा, सूर्यांश के घर जाने से क्या होगा लेखा, तुम क्यों परेशान हो रही हो, उनके घर वालों पर मुझे भरोसा नहीं है, कोई पुरानी बात निकाल करके फिर कोई अपमान भरी बातें ना करे, मुझे इन सब बातों से अब डर लगने लगा है। आप यहाँ पर बिल्कुल नए हैं इसलिए मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझ पर भरोसा रखो लेखा, मैं एनफ मैच्योर हूँ, अपमान का जवाब देना मुझे आता है, बुला करके अपमान करेंगे। सूर्यांश तो बातों से ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे बड़े सुलझे हुए लगे, ओ पुरानी बातों को लेकर के मन से डर निकाल दो लेखा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने तुम्हारे बारे में एक भी अपमान भरा शब्द कहे। अब तुम मेरी फियांसेस हो तो तुम्हारा सम्मान मेरा सम्मान है और तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है, तुम सबसे मिलोगी, सबसे बातों करोगी, तुम्हारे अंदर कोई गिल्टी कॉन्सेंस नहीं होनी चाहिए, तुमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे मन में गिल्टी हो। इतनी देर बाद आदित्य बोल पड़ा, आई लाइक योर एटीट्यूड शंकर, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। लेखा 1 साल शंकर के संगत में रह करके भी तुम उसे समझ नहीं पाई और काले अतीत को मन में अभी तक दूर नहीं कर पाई। शंकर इतना पॉजिटिव है उसके बाद भी तुम अतीत की अंधी गलियों में भटक रही हो, तुम्हें भी सूर्यांश के घर बिंदास होकर के जाना चाहिए, शंकर का हाथ पकड़ करके जाना चाहिए ताकि उसके मम्मी पापा को अपनी गलती और अच्छे से समझ में आ जाए। तुम आदित्य चोपड़ा की बेटी हो और शंकर की फियांसेस हो। अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज से तुम्हारे चेहरे पर मैं कभी अतीत की काली परछाई नहीं देखना चाहता, इतनी सुंदर मुखड़े पर तो हमेशा खुशी और हंसी की उजली किरण भी अच्छी लगती है, इसलिए बी हैप्पी एंड एंजॉय डिनर, बोलो क्या ऑर्डर करना है। शंकर की बात सुनकर के लेखा प्यार से उसकी आंखों में देखा जिनमें उसे प्यार की अथाह गहराई नजर आई और एक विश्वास नजर आया। मुस्कुरा करके पलकें झुकाते हुए उसने कहा, आप मेरे लिए एक मसाला डोसा मंगा लीजिए। आप क्या ऑर्डर करेंगे? मैंने कर दिया, एक बड़ा पाव, सालों गुजर गए बड़ा पाव खाए हुए, याद करते ही मुंह में पानी आ रहा है, रात को इतना ही काफी है। शंकर की बात सुनकर के जूही ने कहा, दिन भर कुछ नहीं खाया शंकर, 11:30 बजे लंच किया था हमने, माल में दिन भर घूमते रहे, भूख तो जोरों की लगी है, कुछ डेजर्ट भी मंगा लो, सब मिला करके खा लेंगे। निर्भय की ओर देख करके शंकर ने कहा, निर्भय आपको जो भी डेजर्ट पसंद है मंगा लो, हम भी खा लेंगे, मुझे तो ब्राउनी विद आइसक्रीम पसंद है। सबको पसंद है क्या? आदित्य ने कहा, सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, वही मंगा लो। मजाकिया अंदाज में निर्भय ने कहा, ओके माई बॉस, आपका आदेश सराखों पर। आदित्य ने हंसते हुए निर्भय की ओर देख करके कहा, बॉस यस, ऑफिस में आप मेरे बॉस हो और घर में आप मेरे डैड हैं। निर्भय की बात सुन करके सब हो करके जोर से हंस पड़े और माहौल बिल्कुल खुशनुमा हो गया। डिनर के पहले माहौल ऐसा होना बहुत जरूरी था, वरना डिनर का मजा ही किरकिरा हो जाता। सबकी नजर बजा करके शंकर ने धीरे से लेखा का हाथ पकड़ करके प्यार भरी नजर से देखते हुए कहा, अब खुश होकर के डिनर कर लो, अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां मुझे दे दो, बदले में तुम्हें खुशियां दे दूंगा। इस खूबसूरत चेहरे पर केवल मुस्कुराहट अच्छी लगती है, उदासी नहीं। शंकर की बात सबकी कानों में पड़ी मगर सब लोग अनजान बन करके अपने खाने पर ध्यान देने लगे ताकि शंकर को समझ में ना आए कि उन लोगों ने बात सुन ली। दोनों प्यार भरी बातें सबके गानों में मधुरम घोल रही थी। लेखा ने भी प्यार से देखते हुए एक सुंदर सी खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखेर दी और हाथ को कस करके पकड़ लिया। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही, शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 20 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा
कैसा लगा आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।